अध्याय 1641 एक करीबी रक्त संबंधी। ये बात है। उसने केंद्र बिंदु को पकड़ लिया। उसकी मांसपेशियां कांप उठी। इसने उसका विरोध किया। उसने और जोर से धक्का दिया। और जोर से। दरार, मौन, विकृतियां दूर होने के साथ ही स्टेशन के अंदर का स्थान बदल गया और व्यवस्थित हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्ष में वापस आकर ने तुरंत बदलाव महसूस किया। विकृतियां गायब हो गईं। अंतरिक्ष स्थिर हो गया। उसकी भंवर बनाने की क्षमताएं फिर से ठीक से काम करने लगी। उसने खुद को सीधा खड़ा किया और अपने ठीक सामने एक भंवर खोल दिया। एक स्थिर अवस्था वाला। उसका गंतव्य वह भंवर था जिसमें उसने कमांडर को धकेल दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ने पहले कमांडर को एक ऐसे भंवर में धकेल दिया था जिसका कोई निकास बिंदु नहीं था। चूंकि विकृतियां स्थिति को बिगाड़ सकती थी, इसलिए उसने कमांडर को तब तक भंवर में खींचते रहने दिया जब तक कि इंगी ने विकृतियों को निष्क्रिय नहीं कर दिया। अब वह उसे लेने के लिए अंदर जा सकता है। फाल्को और एल्ड्रेस बड़ी बेसब्री से उसकी तलाश करने के बाद ठीक आखिरी क्षण में घटनास्थल पर पहुंचे। तुम लोग देर से आए हो। ने एक और भंवर खोलने से पहले बुदबुदाया। फाल्को ने भंवर को ध्यान से देखा। भाई, क्या वो? का चेहरा और भी हरा पड़ गया। मेरे बेहोश होने से पहले अंदर आ जाओ। फाल्को को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एल्ड्रेस ने उसका हाथ पकड़ा और वे दोनों कूद पड़े। वे दोनों अंतिम मंजिल पर स्थित 42वें कमांडर के कक्ष में प्रकट हुए। इसी बीच ने एल्ड्रेस और फाल्को के आने से पहले ही अपने द्वारा उत्पन्न किए गए दूसरे भंवर में छलांग लगा दी। वह छटपटाते हुए 42वें कमांडर के ठीक पीछे प्रकट हुआ, जो अभी भी उस अराजक भंवर स्थान के अंदर भ्रमित था जिसे ने पहले बनाया था। ने आधा सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने परदेसी का गला पकड़ लिया। और एक और भंवर खुल गया। एक बड़ा स्थिर वाला। वह परिचित चमक उन दोनों को घेर लिया। फबूश। वे 42वें कमांडर के कक्ष के फर्श पर जा गिरे। दर्द से कराहते हुए अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। 42वें कमांडर ने हिंसक रूप से हाथ पैर पटके। ने खुद को घुटनों के बल बिठाया, फिर पैरों पर खड़ा हो गया। उसने परग्रहित प्राणी के दूसरे सिर को जबड़े से पकड़कर फर्श पर पटक दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार, फर्श में दरार पड़ गई। परग्रही प्राणी की नसों से ऊर्जा छिटक रही थी। ने अपना हाथ और कस लिया। नीचे रहना। धड़ाम, मौन। 42वें कमांडर ने चलना बंद कर दिया। हौंफते हुए लड़खड़ाया। अब वे चारों 42वें कमांडर के मंद रोशनी वाले कक्ष में फिर से एक साथ खड़े थे। इंतजार कर रही एंगी दूर वाली दीवार से टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ी थी। तीनों को देखते हुए उसने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा, आखिरकार हो ही गया। यार, तुम कहाँ थे? मुझे लगा तुम मर गए। बेहोश पड़े 42वें कमांडर के पास पहुंचते हुए फाल्को ने बगल से आवाज लगाई। एक घुटने पर बैठ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे भी लगा था कि मैं मर गया हूं। 2 बार, लेकिन वे यहाँ थे, और उनका निशाना कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था, मानो कोई ढहा हुआ पहाड़ हो। एल्ड्रेस ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से 7 रंग फूट पड़े। लाल, नीला, बैंगनी, अंबर, पन्ना, चांदी और सफेद, सभी एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे मानो सजीव रिबन हो। वे लंबे होते गए, कठोर होते गए और मुड़कर एक प्रिज्म के आकार की संरचना बन गए जो बदलती रोशनी से जगमगा रही थी। यह अचेतन कमांडर के ऊपर ऐसे उतर आया मानो स्वयं औरोरा द्वारा निर्मित एक पिंजरा हो। इससे वह रुक जाएगा, एल्ड्रेस ने शांत भाव से कहा। फाल्को ने सीटी बजाई। यार, जब भी तुम ऐसा करते हो मुझे याद आ जाता है कि तुम्हारी क्षमताएं कितनी बेवजह शानदार दिखती हैं। प्रिज्म ठीक समय पर जम गया, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद 42वें कमांडर अचानक जाग गए। उसकी दोनों सिरें अचानक ऊपर की ओर उठी और उसकी पतली पुतलियों वाली आंखें बाहर की ओर घूरने लगी। उसकी चारों भुजाएं तुरंत ऊपर उठी और प्रिज्म की दीवारों पर प्रहार करने लगी। बूम, बूम, बूम। रंगों में जरा भी हलचल नहीं हुई। कमांडर दहाड़ उठा। मुझे अभी इसी वक्त बाहर निकालो। एल्ड्रेस शांत भाव से आगे बढ़ी। नहीं। 42वें कमांडर की सांसें तेज होने लगी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे उस प्रिज्म से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रंगों में एक सूक्ष्म दबाव के साथ हलचल मच रही थी जो उनकी ऊर्जा को कुचल रही थी जब भी वे अपनी ताकत जुटाने की कोशिश करते थे। एल्ड्रेस पिंजरे के सबसे करीब खड़ा था। फाल्को अपनी बाहों को क्रॉस करके उस मेज पर झुक गया जिसे एंजी ने कुछ देर पहले ही दोबारा जोड़ा था। ने अपनी ठुड्डी से खून पोंछा और एल्ड्रेस के बगल में बैठ गया।
एंगी दरवाजे के पास ही खड़ी रही और कमरे के बाहर होने वाली हलचल पर नजर रखती रही ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अचानक पास न आ जाए। समय बर्बाद न करें, एल्ड्रिस ने धीमी आवाज में कहा। हम जानना चाहते हैं कि दोनों मुख्य नेता कहाँ हैं। कमांडर ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नेता कहीं नहीं मिलेंगे। एल्ड्रिस ने उसे शांत, लगभग दया भरी नजरों से देखा। हमें पता है। मेरा विश्वास करो, हमने आप में से काफी कमांडरों से पूछताछ की है और हमें पैटर्न समझ आ गया है। फाल्को ने आह भरी। हाँ, आप लोग उन कर्मचारियों की तरह हैं जिनका बॉस अपना घर का पता देने से इनकार कर देता है। सच में दुखद है। ई ने चुटकी बजाई। लेकिन एल्ड्रिस ने तुम्हें उस प्रिज्म में फंसाते ही तुम्हारी यादों की जांच कर ली थी। इसलिए तुम हमें नाटकीय इनकार करने से बचा सकते हो। कमांडर सख्त हो गया। एल्ड्रिस ने धीरे से सिर हिलाया। आपको नहीं पता कि नेता कहाँ है। आपको कभी पता ही नहीं चला। जैसे ही आप किसी बैठक में शामिल होते हैं, आपकी याददाश्त मिट जाती है। आपको निर्देशांक दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वह स्थान आपके दिमाग से अपने आप मिट जाता है। कमांडर ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ही पर्याप्त पुष्टि थी। एंगी ने पैनी निगाहों से आगे बढ़ते हुए एक कदम उठाया। हमें नेताओं की जरूरत है। अगली बैठक होने तक हमारे पास महीनों का इंतजार करने का समय नहीं है। हमें एक शॉर्टकट चाहिए, खासकर ऐसा शॉर्टकट जिसमें हमें 41 और कमांडरों को हराना न पड़े, फाल्को ने बुदबुदाते हुए कहा। अंततः एल्ड्रिस पीछे हट गया क्योंकि उसकी आंखों से बहुरंगी चमक निकल रही थी। इसीलिए मैंने और गहराई से छानबीन की। कमांडर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। आपने और अधिक पूछताछ की। एल्ड्रिस ने कुछ नहीं कहा। ये गलत है। फाल्को ने आंखें घुमाई। भाई, तुम 5 मिनट पहले ई को मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें अचानक नैतिकता की चिंता हो गई है। एल्ड्रिस ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के ऊपर इंद्रधनुषी रंग की स्मृति का एक छिद्र चित्र जैसा धागा मंडरा रहा था, जिसे पहले ही निकाला जा चुका था। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे नेताओं का ठिकाना नहीं मिला, लेकिन मुझे एक व्यक्ति जरूर मिला। ये थोड़ा सीधा हो गया। एक नाम। एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। 16वें कमांडर। 42वें कमांडर ने गुर्राते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। एंगी ने भौहें चढ़ाई। उसके बारे में क्या? एल्ड्रिस ने आगे कहा। वह अन्य सभी कमांडरों की तुलना में गुस्तावो गठबंधन के नेताओं के कहीं अधिक करीब है। फाल्को की दिलचस्पी चरम पर पहुंच गई। कितना करीब? एल्ड्रिस के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। खून। ई ने पलकें झपकाई। खून। एल्ड्रिस वह नेताओं में से एक की रिश्तेदार है। खून की करीबी रिश्तेदार। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फाल्को ने धीमी सी सीटी बजाई। अरे यार, इससे तो बहुत कुछ पेचीदा हो गया। चिंता से एनजी की भौहें तन गईं। या इसे सरल बनाता है। एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। वह एकमात्र कमांडर है जिनका नेतृत्व से सीधा पारिवारिक संबंध है। इसलिए अगर किसी के पास कोई जानकारी है, अगर कोई हमें सही दिशा दिखा सकता है, तो वह वही है। 42वें कमांडर ने फुफकारा। वह अपने खून के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। ई मुस्कुराते हुए आगे की ओर झुक गया। विश्वासघात के बारे में किसने कुछ कहा? फाल्को ने 2 उंगलियां उठाई। हमें सिर्फ जानकारी चाहिए, उसकी वफादारी नहीं। एल्ड्रिस ने अपनी कलाई झटकाई। 42वें कमांडर के चारों ओर का प्रिज्म कुछ सेंटीमीटर सिकुड़ गया। प्रकाश के तीव्र दबाव से पराया गया वह परग्रही हौंफने लगा। और तुम इस जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक नहीं, एल्ड्रिस ने अधिकारपूर्वक कहा। कमांडर ने बेबसी से गुर्राया। वे एल्ड्रिस द्वारा उत्पन्न तैरती हुई आकृति के चारों ओर एकत्रित हो गए। होलोग्राम अमूर्त रंगों से ठोस छवियों में परिवर्तित हो गया। एक महिला की त्रिआयामी घूमती हुई प्रतिमा। उसके चेहरे पर अलौकिक स्त्रीत्व के साथ साथ मानवाकार आकृति के लक्षण भी थे। उसके लंबे, चांदी जैसे बाल कमर तक पहुंचते थे। उसके चेहरे और गर्दन के बाईं ओर हल्के नीले रंग के शल्क थे। उसकी 2 पुतलियां पुतली रहित थीं और हल्की चमकती थीं। वह लंबी, दुबली, पतली और प्रभावशाली कद काठी की थी। फाल्को ने धीरे से सिर हिलाया। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे वो कभी मुस्कुराती ही नहीं। एनजी ने तस्वीर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह खतरनाक दिखती है। एल्ड्रिस ने होलोग्राम को पूरे शरीर में विस्तारित कर दिया। उसका कवच अद्वितीय था, जिस पर चमकदार पैटर्न सममित रेखाओं में उसके पूरे शरीर पर सर्पिलाकार रूप में बने हुए थे। उसकी छाती पर लगा बैज अन्य कमांडरों के बैज से अलग तरह से चमक रहा था, जिस पर कुंडलित हेलिक्स जैसा प्रतीक बना हुआ था। फिर स्टेशन का लेआउट तैयार करने की बारी आई। यह एक लाल भूरे ग्रह के ऊपर तैरती हुई धातु की संरचना थी।
इसका बाहरी ढांचा पूरी तरह से यांत्रिक था, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई जैविक विकास नहीं था, और सांस लेने योग्य कोई जगह नहीं थी। एल्ड्रिस ने जूम करके अंदर की ओर देखा। सुरक्षा रोबोटों से भरे गलियारे, स्वचालित बुर्ज, सेंसर जाल, हर कोने में निगरानी आंखें, एकीकृत एआई नेटवर्क से लैस कमरे। गुस्तावो एलायंस का एक भी सदस्य नहीं, एक भी नहीं। एंजी ने सोच विचार करते हुए अपने हाथ मोड़ लिए और एक कदम पीछे हट गई। वह अपना पूरा स्टेशन मशीनों से चलाती है। क्यों? ई ने अपना सिर हिलाया, पीठ में छुरा घोंपे जाने से बचने के लिए। अगर वह नेताओं से संबंधित है तो गठबंधन शायद उसकी रक्षा करता है, लेकिन वह शायद जानती है कि बहुत से लोग उसकी जगह लेना चाहेंगे। फाल्को ने उंगलियां चटकाई, या फिर उसे लोगों की संगति बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। एल्ड्रिस ने समय दूरी के माप को उजागर किया। अगर हम तेजी से आगे बढ़ें तो 4 दिनों में उसके ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। ई ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। 4 दिन तो कुछ भी नहीं है। हमने इससे कम खर्च में भी इससे कहीं अधिक यात्रा की है। लेकिन एल्ड्रिस ने नक्शे को और जूम आउट किया। स्टेशन के चारों ओर एक घूमता हुआ लाल क्षेत्र झिलमिला रहा था। दुर्भाग्यवश घुसपैठ करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फाल्को कराह उठा। हम जिस भी स्टेशन पर जाते हैं वह पिछले स्टेशन से हमेशा अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि वे उच्च पद पर हैं, एंगी ने बगल से कहा। एल्ड्रिस ने हल्की सी मुस्कान दी। ये स्टेशन जितना मुश्किल होता उससे कहीं कम मुश्किल होता, लेकिन दिक्कत यह है कि स्टेशन पर जैविक जीवन न होने के कारण किसी भी घुसपैठिए के लिए छिपना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ कोई इंसान नहीं है, सिर्फ रोबोट है। और ये रोबोट थकते नहीं, पलकें नहीं झपकाते, नजरें नहीं हटाते। हर कोने पर नजर रखी जाती है और जैसे ही जैविक जीवन का पता चलता है, अलार्म बजना तय है। ई ने अपना गाल खुजाया। और फिर पूरा स्टेशन पूरी तरह से लॉकडाउन में चला जाता है। फाल्को बेहोश हो गया। ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। एंगी धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा था। जरूरी नहीं, अगर हम चुपचाप अंदर घुस सकें तो हमें बस उस तक पहुंचना होगा। एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन किसी को पीछे रुकना होगा। सभी की निगाहें फंसे हुए 42वें कमांडर और उनके आसपास के कमरे की ओर मुड़ गईं। फाल्को और भी जोर से कराह उठा। ठीक है, यही जगह। एल्ड्रिस ने होलोग्राम को खारिज कर दिया। ये स्टेशन चालू रहना चाहिए। अगर किसी को भी पता चलता है कि कमांडर लापता है, तो पूरे सिस्टम में अलार्म बज जाएगा, और न केवल 16वें कमांडर को, बल्कि गुस्तावो गठबंधन के हर अधिकारी को निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। ई ने आह भरी। मतलब हम में से एक यहाँ रुककर ये दिखावा करेगा कि सब कुछ सामान्य है। फाल्को ने बाकी लोगों के बीच देखा। रॉक पेपर कैंची। एंजी नहीं हंसी। ई ने प्रिज्म की ओर एक कदम बढ़ाया। मैं रहूंगा। एल्ड्रिस की भौहें तन गईं। नहीं, ई ने भौहें चढ़ाईं। एल्ड्रिस, शुरू मत करो। तुमने देखा कि वहां हालात कितने खराब हो गए थे। तुम्हें नेतृत्व करना होगा। टीम की ताकत बढ़ाने के लिए फाल्को का वहां होना जरूरी है। एंगी ने चुपचाप उसकी बात काट दी। और आपको उनके साथ रहना होगा। ई ने पलकें झपकाईं। एल्ड्रिस ने ई के कंधे पर हाथ रखा। आपकी वंश परंपरा हम में से एकमात्र ऐसी है जिसमें जन्मजात स्थानिक गुण है। हमें इस काम में आपकी आवश्यकता है। फाल्को ने सिर हिलाया। हाँ भाई, तुम ही हो वो चीट कोड। ई ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला। एंजी आगे बढ़ी, अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी और उसे धीरे से पीछे धकेल दिया। मैं यही रुकूंगी, उसने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से कहा। ई ठप हो गया। गुस्से में, मैं अकेली ऐसी हूं जो बिना किसी की नजर में आए इस पूरे स्टेशन को इतनी तेजी से चला सकती हूं। अगर कुछ टूट जाए, अगर कोई इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करे, अगर कोई गश्ती दला जाए, मैं सब संभाल सकती हूं। और मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, एंजी ने कहा। उसने अपनी पीठ सीधी की। तुम तीनों को जाना होगा। मैं इस जगह को बचाए रखूंगा। फाल्को ने गहरी सांस ली। वो सही कह रही है यार। ई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन वह तर्क से बहस नहीं कर सकता था। एल्ड्रिस ने एंजी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे ले लिया। एल्ड्रिस, हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे। मैं वादा करता हूं। एंगी ने एक बार सिर हिलाया। ई ने काफी देर तक उसे देखा और फिर अंत में राहत की सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें फोन कर देना। एंगी मुस्कुराए। वाह, अब जब विकृतियां दूर हो गई हैं तो आप फिर से आत्मविश्वास से भर गए हैं। ई ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। चुप रहो। 1 घंटे के भीतर एल्ड्रिस ने कमांडर के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों को स्टेशन के जीवन निगरानी प्रणालियों में अपेक्षित पैटर्न के अनुरूप बहाल कर दिया। फाल्को ने निगरानी लूपों की जांच की।
ई ने नियमित फील्ड लॉक के रूप में छिपे हुए परतदार भंवर अवरोधों से कक्ष को सील कर दिया। एंगी इतनी तेजी से स्टेशन से गुजरी कि वह हर गश्ती दल, हर रोबोट, हर अलर्ट पर नजर रख सकती थी। सब कुछ स्थिर था, सब कुछ शांत था, सब कुछ तैयार था। अंततः तीनों उस गोलाकार चबूतरे के सामने खड़े हो गए जो उन्हें उनके जहाज तक ले जाएगा। एंजी उनके पीछे हाथ बांधकर खड़ी थी। एल्ड्रिस ने सबसे पहले बात की। 4 दिनों में हम 16वें कमांडर तक पहुंच जाएंगे। फाल्को ने एक काली तलवार घुमाई। और उम्मीद है कि वह उससे पूछताछ करने के लिए काफी समय तक जीवित रहेगा। ई ने अपनी उंगलियों के जुड़ों को चटकाया। चलो जवाब ढूंढते हैं। एंगी ने धीरे से सिर हिलाया। जाना। उनके नीचे का मंच रोशन हो उठा। आगे एक भंवर प्रकट हुआ और तीनों उसमें प्रवेश करने के बाद गायब हो गए। एंजी को उस विशाल, शांत कमांड कक्ष में अकेले छोड़ दिया गया, जहां एक पराजित कमांडर रंगों के एक इंद्रधनुष में फंसा हुआ था। डॉट 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 फाल्को, एल्डरिस और ई एक कुशल आयताकार यान के अंदर अंतरतारकीय धाराओं के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े, जिसे उन्होंने पहले ही चुरा लिया था। ये लोगो हटाए गए मानक लंबी दूरी के गुस्तावो जहाजों में से एक था। वह जहाज ब्रह्मांडीय नदियों में ऐसे सरक रहा था मानो चमकते हुए निहारिकाओं के आवरणों के बीच से गुजरती चांदी की सुई हो। उनका गंतव्य 16वें कमांडर का स्टेशन था। एक ऐसी यात्रा जिसमें अधिकतम क्षमता से कम 4 दिन लगेंगे। स्टेशन पर पीछे रह गई एनजी 42वें कमांडर के कक्ष में रहकर दूर के तारों की रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं में सिमटती चली गई, ताकि यह भ्रम बना रहे कि सब कुछ सामान्य है। उसके बिना उन्हें टीम की गतिशीलता में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान मिशन पर केंद्रित रखा। एल्ड्रिस जहाज के पतवार पर बैठी थी, ब्रह्मांडीय पथ को कैलिब्रेट कर रही थी और ब्रह्मांडीय तूफानों और आयामी दरारों से बचने के लिए जहाज की प्रणालियों को संरेखित कर रही थी। फाल्को पैर ऊपर करके पीछे की ओर बैठ गया और जहाज के गोदाम में मिले नीले सूखे मांस के एक छोटे टुकड़े को चबाने लगा। यार, 4 दिन से यही सब चल रहा है। वह कराह उठा। ये 16वां कमांडर पास क्यों नहीं हो सकता था? ई ने कंधे उचकाते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि यह हफ्तों तक नहीं चलेगा। और अच्छा है कि उसका स्टेशन अलग थलग है। कम झंझटों से निपटना पड़ेगा। एल्ड्रिस पीछे झुक गया और अपनी बाहें मोड़ ली। अलग थलग रहने का मतलब है कम अनिश्चितताएं, हाँ, लेकिन साथ ही घुलने मिलने के लिए कोई नहीं। घुसपैठ के लिहाज से यह एक बुरे सपने जैसा है। वे सब ये बात जानते थे। एक ऐसा स्टेशन जिसका संचालन किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं, बल्कि केवल रोबोटों द्वारा किया जाता था। इसका मतलब था कि सब कुछ सख्त तर्क, सुरक्षा नियमों और स्वचालित खतरे के आकलन के अनुसार चलता था। कोई रिश्वतखोरी नहीं, कोई बहलाना फुसलाना नहीं, कोई वेश बदलना नहीं, कोई हेरफेर नहीं, कोई फाल्को जैसी चालें नहीं, कोई एल्ड्रिस जैसे भ्रम नहीं। उन्हें पूर्णता की आवश्यकता होगी, और उन्हें ई की स्थानिक क्षमताओं की आवश्यकता होगी। दूसरे दिन के अंत तक उनके ऊर्जा भंडार कम होने लगे थे। जहाज को ईंधन भरने की आवश्यकता थी। उनका सबसे अच्छा विकल्प टिसियम-8 था, जो विशाल क्रिस्टलीय स्तंभों से भरा एक रेगिस्तानी ग्रह था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईंधन भरने के स्टेशन और व्यापारिक पड़ाव के रूप में किया जाता था। जैसे ही वे धधकती नीली रेत पर कदम रखे, फाल्को जोर से कराह उठा। ये हमेशा रेगिस्तान ही क्यों रहता है? क्या इसका कोई नियम है? क्या हम पर कोई अभिशाप है? ई ने उसके सिर के पीछे हल्के से थप्पड़ मारा। रोना बंद करो, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। वे चांदी के रंग के ऊंचे ईंधन भरने वाले किले की ओर चल पड़े। अंदर क्लर्क ज्यादातर इंसानों जैसे दिखते थे, उनकी गर्दन लंबी थी, उन पर चमकदार शल्क थे और उनकी आंखें चमकीली पीली थीं। उन्होंने तीनों का बिना किसी शक के स्वागत किया। प्रक्रिया सीधी सादी थी। भुगतान करो, ईंधन भरवाओ, चले जाओ। लेकिन हमेशा की तरह मुसीबत उनका पीछा करती रही। जैसे ही एल्ड्रिस ने ईंधन की खरीद के लिए ऊर्जा इकाइयों को स्थानांतरित किया, स्टेशन में अलार्म बजने लगे। लाल बत्तियां झिलमिला उठी और व्यापारिक क्लर्क घबराकर पीछे हट गए। एक ही पल में कई लेजर पॉइंटर फाल्को की छाती पर जा गिरे। ऊपर से एक धातु जैसी आवाज गूंजी। ग्रेटर देन अपंजीकृत उच्च स्तरीय का पता लगाया जा रहा है। खतरे का स्तर ग्रह स्तरीय से भी अधिक। गठबंधन के अधिकारी रास्ते में हैं। फाल्को ने पलकें झपकाईं। अरे हाँ, ठीक है, फिर से यही। कुछ ही सेकंड बाद 6 बख्तरबंद एलायंस एनफोर्समेंट अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। इस बार ये वास्तव में एलायंस था, न कि गुस्तावो से संबद्ध था। उनके कवच पर यूनाइटेड एलायंस ऑफ गैलेक्सीज का प्रतीक चिन्ह अंकित था। एक व्यक्ति आगे बढ़ा। पहचान? अभी। एल्ड्रिस ने शांत भाव से आह भरते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। हम समझा सकते हैं।
फाल्को ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी उपस्थिति को दबा देना चाहिए था। ई ने आंखें घुमाई। तुम तो हर पल शक्ति से लबालब रहते हो। इसे छुपाना मुश्किल है। अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की और फाल्को के चारों ओर अजीबोगरीब गोलाकार हथकड़ियां कस दी। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह तुरंत खुद को छुड़ा सकता था, लेकिन इससे और अधिक संघर्ष पैदा हो जाता। उन्हें ईंधन भरने वाले स्टेशन के नीचे स्थित एक भूमिगत सुविधा केंद्र में ले जाया गया, जो ब्रह्मांडीय जीवों और उच्च स्तरीय अपराधियों को रखने के लिए डिजाइन किए गए एक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर स्थित था। ई ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, घबराओ मत। फाल्को ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैं घबरा नहीं रहा हूं, मैं चिढ़ गया हूं। एल्ड्रिस ने शांत भाव से चारों ओर देखा। वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। कुछ ही देर बाद एक अधिकारी बैरियर के पास पहुंचा। आप तीनों बिना अनुमति के गठबंधन के क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए अनुमत ब्रह्मांडीय शक्ति सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपया तुरंत अपनी संबद्धता बताएं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक निश्चित स्तर से अधिक शक्ति वाले प्राणियों को एलायंस द्वारा गैर खतरनाक व्यक्ति के रूप में पंजीकृत किए बिना ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी। फाल्को पहले ही ग्रह स्तर की शक्ति को पार कर चुका था, यही कारण था कि वे वर्तमान में इस स्थिति में थे। एल्ड्रिस ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हम पृथ्वी से हैं। मिश्रित रक्त संगठन। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबूत। ई ने अपने रिस्टबैंड पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट खोला, जिसमें उत्कीर्ण एमबीओ प्रतीक चिन्ह और पृथ्वी के गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनों द्वारा दी गई एन्क्रिप्टेड मिशन स्वीकृति दिखाई दी। एल्ड्रिस ने होलोग्राम रिकॉर्डिंग भी जोड़ी, जिनमें दिखाया गया था कि वे पिछली ब्रह्मांडीय कार्रवाइयों में गुस्ताव के साथ लड़ रहे थे। लेकिन अविश्वास का असली क्षण तब आया जब फाल्को ने अपनी और गुस्ताव की एक होलोग्राम तस्वीर प्रदर्शित की, जिसमें वे दोनों पहाड़ की चोटी पर आराम से बैठे हुए भुने हुए गुफा जानवर की पूंछ खा रहे थे। अधिकारी स्तब्ध रह गए। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वे गुस्ताव क्रिम्सन को जानते हैं? एक अन्य व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर उनका उस आदमी से कोई संबंध है तो शायद हमने कोई गलती कर दी है। कुछ ही क्षणों बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के आने पर धातु के फर्श पर बख्तरबंद बूटों की खटखटाहट सुनाई दी। उन्होंने डेटा को 2 बार, फिर 3 बार देखा और फिर सम्मानपूर्वक सलामी दी। गुस्ताव क्रिम्सन के मित्र यूनाइटेड एलायंस के मित्र हैं। आपको बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया, लेकिन कई बार माफी मांगने के बाद। एल्ड्रिस ने शांत भाव से सिर हिलाया। कोई नुकसान नहीं हुआ। ई मुस्कुराया। लगता है गुस्ताव का दोस्त होने के कुछ फायदे तो होते ही हैं। फाल्को ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। बिल्कुल सही है। उन्होंने ईंधन भरने का काम पूरा किया, अपने जहाज में सवार हुए और ग्रह से रवाना हो गए, सौभाग्य से बिना किसी और देरी के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यात्रा का शेष भाग सुगम रहा। कोई घटना नहीं घटी, कोई अप्रत्याशित अलार्म नहीं बजा। बस असीम ब्रह्मांडीय सागर और जहाज का स्थिर कंपन था, क्योंकि वे सामान्य यात्रा मार्गों से अलग थलग क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। एल्ड्रिस लगातार निर्देशांकों की दोबारा जांच करता रहता था। ई सतर्क रहा और लयबद्ध तरीके से आर्मरेस्ट को थपथपाता रहा। वह 16वां कमांडर, नेताओं के वंश का कोई सदस्य। असली सुराग के सबसे करीब हम यहीं पहुंचे हैं। फाल्को अपने सिर के पीछे हाथ रखकर पीछे की ओर झुक गया। उसे बोलना ही होगा। मैं उन कमांडरों का पीछा करते करते थक गया हूं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। एल्ड्रिस ने उसे तिरछी नजर से देखा। वह अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। 42वीं बटालियन से भी ज्यादा ताकतवर। फाल्को मुस्कुराया। अच्छा, एक अच्छी लड़ाई से जोश बढ़ जाता है। ई ने उसे कोहनी मारी। जब तक हमें मजबूर न किया जाए, हम उससे नहीं लड़ेंगे। फाल्को ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, कूटनीति पहले। हालांकि उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि कूटनीति कारगर होगी। ब्रह्मांड के केंद्र के निकट गुस्ताव के नीचे आकाशीय मंच एक जीवंत तारे की तरह चमक रहा था। जैसे जैसे अनुष्ठान जारी रहा, 5 पवित्र वस्तुएं चमकते प्रकाश के धागों से जुड़ी रहीं और उस पर अजीबोगरीब ब्रह्मांडीय नसें स्पंदित होने लगी। गुस्ताव बेहोश अवस्था में, समय और वास्तविकता के बीच एक अजीब सी स्थिति में लटका हुआ था। उसका शरीर सुनहरी सफेद दरारों से चमक रहा था, मानो ब्रह्मांडीय स्तर की जानकारी लगातार उसमें समा रही हो। सेर्सी रिया के बगल में पालथी मारकर बैठी थी, जबकि एनरिक कुछ मीटर दूर बैठकर प्रतीकों पर नजर रख रहा था। सेर्सी ने धीरे से सांस छोड़ी। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वह कितनी दूर तक गया होगा? एनरिक ने तैरते हुए प्रतीकों से अपनी नजरें नहीं हटाईं। यह अनुष्ठान अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। रिया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं।
आधे रास्ते तक ऐसा लग रहा है जैसे वह सदियों से ऊपर है। एनरिक के चेहरे पर तनाव आ गया। गुस्ताव अपने अलौकिक दिनों की हर याद को फिर से जी रहा है। अपनी शक्ति के हर कदम को, हर उस पल को जब वह खुद नहीं था। वह अपने अस्तित्व के उन टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा है, वे टुकड़े जो खो गए थे, दब गए थे या बदल गए थे। सेर्सी ने हल्के से भौहें चढ़ाई। ये दर्दनाक लगता है। हाँ, एनरिक ने उत्तर दिया। लेकिन यह आवश्यक है। स्वयं के सभी पहलुओं को स्वीकार करने के बाद ही वह अपनी पूर्ण अलौकिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। रिया ने हल्के से उसके घुटनों को गले लगा लिया। आपने कहा था, इसमें 3 सप्ताह लग सकते हैं। कम से कम, एनरिक ने धीरे से सुधार करते हुए कहा। अधिकतम 4 सप्ताह। सेर्सी पीछे की ओर झुक गई और अपने चारों ओर फैले ब्रह्मांडीय विस्तार को निहारने लगी। वह ये सब कर रहा है, जबकि हम बस यहाँ बैठे हैं। अंत में एनरिक उनकी ओर मुड़ा। हम यहाँ यूं ही नहीं बैठे हैं। हम इस समय ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान की रक्षा कर रहे हैं। अगर इसमें कोई बाधा आती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। सेर्सी ने आह भरी। मुझे पता है, बस मुझे उसकी याद आती है। एनरिक ने एक दुर्लभ हल्की सी मुस्कान दी। हम सब ऐसा करते हैं। उन्होंने अपनी निगाहें फिर से ऊपर गुस्ताव की ओर घुमाई, जो चमक रहा था, तैर रहा था और ब्रह्मांड में गहराई तक विलीन होता जा रहा था। डॉट 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 5वें दिन एक छोटा जहाज चुपचाप एक दूरस्थ तारामंडल के किनारे पर तैरते हुए स्टील के एक छोटे से टुकड़े की ओर बढ़ने लगा। एक अकेला स्टेशन, जो एक वलय के आकार का था और पूरी तरह से यांत्रिक था, सबसे अलग दिखाई दे रहा था। गुस्तावो एलायंस के अन्य स्टेशनों के विपरीत, जिनमें उन्होंने घुसपैठ की थी, इस स्टेशन से कोई जैविक संकेत नहीं मिला। न दिल की धड़कन, न सांस लेने की कोई क्रिया, न ही कोई बदलता हुआ बायोमेट्रिक्स। यह मशीनों का एक कब्रिस्तान था, जिसे एक जीवित प्राणी नियंत्रित कर रहा था। यह क्षेत्र 16वें कमांडर का है, जो गुस्तावो गठबंधन के नेताओं में से एक का रक्त संबंधी है। जहाज के अंदर फाल्को, ई और एल्ड्रिस पारदर्शी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे कि स्टेशन हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा होता जा रहा है। अंततः एल्ड्रिस ने राहत की सांस ली। वहां है। ई ने धीरे से सिर हिलाया। एकमात्र स्टेशन जो पूरी तरह से ड्रॉइड्स द्वारा संचालित है। कोई कर्मचारी नहीं, कोई इंसानी पहरेदार नहीं, बस धातु, सेंसर, स्वचालित बुर्ज और वह रुका। फाल्को ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। और एक ऐसी महिला जो शायद अपने से नीचे के किसी भी व्यक्ति की तुलना में नेताओं के बारे में अधिक जानती है। हाँ, ई ने जवाब दिया। उसका खून का रिश्ता होना ही हमारा सबसे अच्छा मौका है। फाल्को पीछे की ओर झुक गया। हम उसे जल्दी, चुपचाप, बिना किसी अलार्म के पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो ये पूरा स्टेशन आकाशगंगाओं में अलर्ट प्रसारित कर सकता है। एल्ड्रिस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। एंगी 42वें स्टेशन पर मोर्चा संभाले हुए है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हमें यह मिशन पूरा करना होगा, और उसके बाद गुस्तावो गठबंधन के नेताओं का नंबर आएगा। तीनों ने बिना कुछ कहे दृढ़ संकल्प के साथ एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। वे तैयार थे। जहाज को बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं थी। स्टेशन पर स्वचालित स्कैनर लगे थे जो डीएनए, प्राधिकरण कोड और रोबोटिक हस्ताक्षर की पुष्टि करते थे। हर जैविक चीज का तुरंत पता चल जाता था। इसलिए, इसके बजाय, वे भारी, धातु से बने स्पेस सूट पहनकर स्टेशन की ओर तैरने लगे, जिन्हें 16वें कमांडर के स्टेशन के भीतर इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू ड्रॉइड्स की संरचना की नकल करने के लिए बनाया गया था। इन सूटों में काले रंग की बाहरी परत, यांत्रिक जोड़, दिखाई न देने वाली आंखें और प्रबलित धड़ थे। इनका निर्माण यांत्रिक मुद्रा और गति का अनुकरण करने के लिए नहीं किया गया था। एल्ड्रिस ने हाथ की गति का परीक्षण किया। कठोर महसूस हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ई ने जवाब दिया। ये चीजें बहुत ही सहजता से चलती हैं। अगर बहुत ज्यादा सहजता हुई तो हम अलग दिखेंगे। फाल्को ने चुंबकीय बूटों पर लात मारी और बुदबुदाया, मुझे रोबोट होने का नाटक करना पसंद नहीं है। खैर, ई ने कंधे उचकाते हुए कहा, हम खुद होकर अंदर नहीं जा सकते। इस जगह पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। फाल्को की निगाहें सामने स्टेशन के चमकदार वृत्त पर टिकी रहीं। चलो चलते हैं। वे जहाज से दूर हट गए और खामोशी से बहने लगे। उनके सूट अंतरिक्ष के बर्फीले शून्य को सोख रहे थे। गुरुत्वाकर्षणहीन, भारहीन, शांत। वह विशालकाय स्टेशन उनके सामने ऐसे तैर रहा था मानो मृत तारों की हड्डियों से तराशा गया कोई किला हो। और तब, बीप बीप बीप, एल्ड्रिस अकड़ गया। हम इतनी करीब हैं कि प्रॉक्सिमिटी अलार्म हमें पकड़ लेंगे। ई ने एक हाथ उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर हम अलार्म को छोड़ देते हैं। उसने उंगलियां चटकाई।
अंतरिक्ष के निर्वात में एक भंवर खुल गया और स्टेशन के स्कैनर सक्रिय होते ही तीनों उसमें बह गए। वे अलार्म बजने से पूरी तरह बचकर स्टेशन के बाहरी कक्ष के अंदर पुनः प्रकट हो गए। ई ने राहत की सांस ली। यहाँ कोई स्थानिक विकृति नहीं है। अच्छा है। फाल्को एक भारी धातुई धमक के साथ नीचे उतरा। तो हम इसमें शामिल हैं। एल्ड्रेस ने मशीनीकृत गलियारों, बक्सों को ले जा रहे कन्वेयर बेल्टों और साफ सुथरी, समन्वित पंक्तियों में ऊपर उड़ रहे ड्रोनों का जायजा लिया। सब मशीनें हैं। कोई भी जैविक उपस्थिति नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा रिकॉर्ड में लिखा था। अब उन्हें बस उसे ढूंढना था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोबोटों की तरह व्यवहार कर रहे थे। हर कदम स्टेशन बॉट्स की गति और लय से मेल खाना चाहिए था। सिर के हर घुमाव पर, बांह की हर हरकत, स्कैनिंग बीम पर प्रत्येक विराम। फाल्को पूरे समय मन ही मन बड़बड़ाता रहा। वह चाहे तो स्टेशन को दो हिस्सों में तोड़ सकता है। एक खराब टोस्टर की तरह चलने के लिए मजबूर होने से वह बहुत नाराज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में और गहराई तक चले गए। कमरे, भंडारण इकाइयां, पावर कोर, कार्यशाला कक्ष, चार्जिंग हब एक नजर में गुजर गए। सब कुछ मशीनों द्वारा संचालित होता है। ये तो रोबोटों का शहर जैसा है, ई ने फुसफुसाते हुए कहा। ये तो एक राज्य जैसा है, एल्ड्रिस ने जवाब दिया। यहाँ सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। वे एक आंतरिक क्षेत्र में पहुंचे जहां दरवाजे अत्यधिक सुदृढ़ थे और स्कैनर अधिक मोटे थे। वातावरण में जबरदस्त बदलाव आया। यह उसका इलाका है, एल्ड्रिस ने धीमी आवाज में कहा। ई ने सिर हिलाया। तो चलिए इसे खत्म करते हैं। वे दरवाजों के पास पहुंचे। कमांडर के निजी क्वार्टर की ओर जाने वाले एक गोलाकार कक्ष में कदम रखते ही उनके सूटों से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। फाल्को के दिमाग में एक होलोग्राफिक नक्शा कौंध गया जिसे उसने याद कर रखा था। यही वह जगह है। उस दीवार के पीछे उसका कमरा है। एल्ड्रिस ने अपने दस्ताने को धातु के फर्श पर दबाया। सब कुछ अभी भी सामान्य रूप से चल रहा है। उसने हमें देखा तक नहीं है। ई थोड़ा झुक गया, हमला करने की तैयारी में। हम तेजी से और जोरदार हमला करते हैं। उसे पकड़ लेते हैं इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है। फाल्को ने सिर हिलाया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सब कुछ अचानक रुक गया। उनके सूट अपनी जगह पर लॉक हो गए। उनके अंगों ने उनके आदेशों का पालन करना बंद कर दिया। एक अजीब दबाव ने उनकी मांसपेशियों को कुचल दिया। उनकी चेतना डगमगा उठी क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अदृश्य जंजीरों की तरह एक ही स्थान पर बांध रखा था। उनके पीछे से एक महिला की आवाज गूंजी। मैं तुम तीनों का इंतजार कर रहा था। उनके पीछे की धातु की दीवार के पारदर्शी होते ही हवा में एक लहर दौड़ गई, जिससे नियॉन लाइनों से सजे सफेद कवच में एक लंबी महिला की आकृति दिखाई दी। उसके बाल चांदी की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें, जो शांत सुनहरे तालाबों जैसी थी, उनके रोबोट सूट के पिछले हिस्से में टकटकी लगाए हुए थी। फिर वह गलियारे के अंदर दाखिल हुई और धातु के फर्श पर बहुत ही खामोशी से चलने लगी। अपने हाथ के हल्के इशारे से नकली रोबोटिक सूट धातु के टुकड़ों में बिखर गए और तीनों अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। ई हौंफते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। शरीर में संवेदना वापस आने पर एल्ड्रिस को खांसी हुई। फाल्को ने अपनी अत्यधिक ताकत से बंधन को आंशिक रूप से तोड़ दिया, जिससे उसके चारों ओर मौजूद अदृश्य दबाव में दरार आ गई। महिला ने उसकी ओर सिर झुकाया। बेहद दिलचस्प। तुम सचमुच छाया देवता के पुत्र हो। फाल्को की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे करीब आई, मानो वह किसी बगीचे में टहल रही हो, न कि उन 3 घुसपैठियों का सामना कर रही हो जो ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। एल्ड्रिस, उसने धीरे से कहा। ई और शक्तिशाली फाल्को। उसकी चांदी जैसी आंखें चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने अनगिनत बार आपके भविष्य में झांका है। ई का दिल जोर से धड़कने लगा। पूर्वानुमान, इसी तरह से आप। हाँ, उसने उसे बात पूरी करने से पहले ही कहा। तुम्हारे जहाज के मेरे तारामंडल में प्रवेश करने से पहले ही मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो गया था। तुम्हारे आने के बाद मैंने तुम्हारे हर कदम को देखा। मैंने तुम्हें मशीनों की नकल करते देखा। मैंने तुम्हें मेरे स्टेशन में घुसपैठ करते देखा। मैंने तुम्हारे हमले की योजना का सटीक क्षण देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। और मैंने इसके बाद आने वाले परिणाम भी देख लिए हैं। फाल्को ने जबरदस्ती खुद को छुड़ाया और आगे की ओर झपटा, लेकिन उसने एक उंगली उठा दी। रुकना। फाल्को बीच रास्ते में ही रुक गया और उसका शरीर एक ही जगह पर जम गया। एल्ड्रिस ने तीखे स्वर में जवाब दिया। उसको छोड़ दो। उसने हल्की सी मुस्कान दी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।
वह फाल्को के पास से गुजरी और उसके कंधे को धीरे से छुआ, मानो किसी जानवर को शांत कर रही हो। मुझे पता है कि तुम क्या खोज रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो। ई ने बड़ी मुश्किल से घूंट भरी। तो फिर आप जानते हैं कि इसका अंत दो तरीकों से होगा। या तो आप हमारी मदद करें, या हम आपको मजबूर करें। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए और लगभग उदासी छा गई। तुम अब भी नहीं सुन रहे हो। उसने आत्मसमर्पण करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। जिस कक्ष में उसने तीनों को फंसा रखा था, वह मशीनीकृत अंतरिक्ष स्टेशन के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखता था। धातु के गलियारों, कन्वेयर बेल्टों और स्वायत्त ड्रॉइडों के ठंडे घूमते सर्वों के बाहर यह विशेष कमरा गोल और न्यूनतम था, लगभग औपचारिक सा। स्टेशन की धड़कन की तरह फर्श से नियमित अंतराल पर नीली रोशनी निकल रही थी। 16वीं कमांडर शांत भाव से केंद्र में बैठी थी और उन्होंने स्थिर करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति को मुक्त कर दिया। फाल्को, जो कुछ क्षण पहले उन पर किए गए अदृश्य बल के प्रभाव से उबर ही रही थी, सतर्क निगाहों से सीधी खड़ी थी। एल्ड्रिस तनाव भरे भाव से थोड़ा आगे झुकी हुई थी, जबकि ई ने अपने हाथ बगल में रखे हुए थे। उंगलियां कभी कभी फड़क रही थी, जरा से खतरे का आभास होते ही आयामी तह खोलने के लिए तैयार। 16वें कमांडर ने हल्की सी मुस्कान दी। बैठो, उसने आदेश दिया और साथ ही उन गोलाकार गेंदों की ओर इशारा किया जो उसकी उपस्थिति का जवाब देते हुए मानो जमीन से ऊपर उठ गए थे। तीनों में से कोई भी नहीं हिला। मैंने कहा बैठो, उसने सौम्य लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में दोहराया, जो पद के दबाव से नहीं, बल्कि निश्चितता से उत्पन्न हुआ था। एक ताकत उनके कंधों पर दबाव डाल रही थी, कठोर नहीं, लेकिन लगातार। इतना कि विरोध करने के लिए प्रयास करना पड़ता, इतना कि पीछे हटना शत्रुता का संकेत होता। इसलिए धीरे धीरे, अनिच्छा से, तीनों उसके सामने रखे कुशनों पर बैठ गए। सबसे पहले फाल्को की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। तुमने कहा था कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, वह गुर्राया। समझाना शुरू करो, क्योंकि पिछली बार जब किसी ने मुझसे ऐसा कहा था, तो उन्होंने मुझे चीखती हुई परछाइयों के एक आयाम में फंसाने की कोशिश की थी। उसकी भौहें तन गईं। मैं छाया प्रकार की क्षमताओं का उपयोग नहीं करती। ये तुम्हारे पिता की विशेषता है, मेरी नहीं। फाल्को की मुट्ठियां कस गईं। एल्ड्रिस आगे झुकी। आपने कहा था कि आप हमारी मदद करने आए हैं। ये बात यूं ही अचानक नहीं आ जाती। शुरू से शुरू कीजिए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यह एक ऐसा सवाल था जिसकी उसे उम्मीद थी। अच्छा, उसने धीरे से कहा। जिस सच्चाई की तलाश में आप यहाँ आए हैं, उससे शुरुआत करना ही समझदारी होगी। गुस्तावो गठबंधन के सर्वोच्च नेताओं की पहचान और उनकी योजनाएं। कमरा एकदम ठंडा पड़ गया। ई ने गला साफ किया। तो आपको वाकई पता है कि वे कहाँ हैं? उसने सिर हिलाया। बेशक, उनमें से एक मेरे पिता हैं। उस अकेले बयान ने समूह को किसी भी हमले से कहीं अधिक गहरा आघात पहुंचाया। एल्ड्रिस ने पलकें झपकाईं। रुको, तुम्हारे पिता गुस्तावो गठबंधन के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। सही। फाल्को अचानक आगे की ओर झुका। तो फिर हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो उनसे रिश्तेदार हो। बिल्कुल सही, उसने जवाब दिया। और इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। तीनों ने एक दूसरे को असमंजस भरी नजरों से देखा। उसने जारी रखा, क्योंकि अगर कोई उन्हें नहीं रोकता, तो ब्रह्मांड का स्वरूप इस तरह बदल जाएगा जिसे आप में से कोई भी, यहां तक कि गुस्ताव भी, समझ नहीं पाएगा। इस तरह से कि आप अब तक जिन भी दुनियाओं को जानते हैं, उन सभी का विनाश हो जाएगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। फाल्को ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम अनुष्ठान के बारे में बात कर रही हो, है ना? उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। आहा, तो आपको इस अनुष्ठान के बारे में पता है? कौन सा अनुष्ठान? एल्ड्रिस ने प्रश्न किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो फाल्को ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इस बात की जानकारी थी। उसने गहरी सांस ली। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो केवल दो सर्वोच्च नेताओं और मुझे ही पता है। उनके चारों ओर की रोशनी मंद पड़ गई। उनके बीच फर्श पर एक प्रक्षेपण दिखाई दिया, जिसमें ब्रह्मांड का एक विशाल चित्रण प्रदर्शित था, जो ब्रह्मांडीय धाराओं, ऊर्जा के सर्पिलों और उसके केंद्र में लगभग अदृश्य एक विशाल काली दरार से घिरा हुआ था। फाल्को तुरंत अकड़ गया। 16वें कमांडर ने उसकी ओर इशारा किया। यह मोन्थेल की मुहर, वह ताला जो अंधकार में आयाम को हमारे आयाम से अलग रखता है। असंभव, एल्ड्रिस ने बुदबुदाया। ये 5वें दिन के बाद ही दिखना चाहिए। पूर्वाभास है ना? आप सभी मानते हैं कि यह केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही टूट सकता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अंत में 5वें पूर्वाभास के दौरान ही प्रकट होगा। ब्रह्मांडीय आपदाओं की श्रृंखला के बाद। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। हाँ,
यही सब मानते थे। एल्ड्रिस ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर यह कैसे दिखाई देता है? और ऐसा लगता है कि यह हमारे ब्रह्मांड में जड़ जमाना शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा, यहीं पर गुस्तावो एलायंस की भूमिका शुरू होती है। स्क्रीन पर आकृति बदल गई, जिससे गठबंधन के जहाजों, शस्त्रागारों, बटालियनों, ऊर्जा संग्राहकों और संसाधनों के भंडारों की आकृतियां दिखाई देने लगी। गुस्तावो गठबंधन का हर सदस्य, यहां तक कि कमांडर भी, यहां तक कि जिनसे आपने पूछताछ की, सभी का मानना था कि वे गुस्ताव के उपयोग के लिए संसाधन जुटा रहे थे। उस दिन के लिए जब वह अलौकिक शक्ति के रूप में अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा और वे अपने देवता की सहायता करेंगे। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन संसाधनों को पुनर्निर्देशित किया जा रहा था, उनका पुनः उपयोग किया जा रहा था, उन्हें परिष्कृत किया जा रहा था। ई ने अपनी आंखें सिकुड़ी। किस लिए? इसके लिए, उसने प्रोजेक्शन पर टैप करते हुए कहा। केंद्र में मौजूद दरार और भी अधिक चमकने लगी। एक ऐसी रस्म के लिए जो आयामी भविष्यवाणी के नियमों को दरकिनार करने में सक्षम हो। एक ऐसी रस्म जो सील को जबरदस्ती खोलने के लिए काफी शक्तिशाली हो। फाल्को का दिल एक पल के लिए चकरा गया। उसे इस अनुष्ठान के बारे में पता था क्योंकि उसने अंधेरे आयाम में रहते हुए इसके बारे में यूं ही सुना था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कोई इतना मूर्ख होगा कि अपने ब्रह्मांड में सचमुच इसे अंजाम दे। आवश्यक संसाधन खगोलीय थे, बलिदान भी उतने ही बड़े थे। किसी के लिए भी इसे सफलतापूर्वक अंजाम देना असंभव होना चाहिए था। दुर्भाग्य से, गुस्तावो गठबंधन कोई साधारण समूह नहीं था। नहीं, नोक्टर्नस को अभी मुक्त नहीं किया जा सकता। अभी बहुत जल्दी है। अगर वह अभी ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो वह इंतजार नहीं करेगा, उसने जवाब दिया। वह ब्रह्मांडीय नियम के साथ संतुलन नहीं बनाएगा। वह सब कुछ भस्म कर देगा, जब तक कि शाश्वत छाया के सिवा कुछ भी शेष न रह जाए। फाल्को ने बड़ी मुश्किल से निगला। छायाओं का देवता ब्रह्मांड में सबसे घृणित अस्तित्व था और कोई नहीं जानता था कि उसकी वापसी कितनी तबाही मचाएगी। ई ने अपना माथा रगड़ा। तो क्या सर्वोच्च नेताओं ने पूरे गठबंधन को कुछ अंधेरे आयाम के राक्षसों को मुक्त करने और उन्हें खुलेआम घूमने देने के लिए समर्पित कर दिया है? इससे भी बढ़कर, उसने कहा, मेरे पिता का मानना है कि ब्रह्मांड नश्वर प्राणियों, मिश्रित रक्त वालों या गुस्ताव जैसे देवताओं का नहीं है। उनका मानना है कि प्रथम देवताओं, मूल आदिम शक्तियों को अपना सिंहासन वापस लेना चाहिए। और दूसरा सर्वोच्च नेता कौन है? एल्ड्रिस ने पूछा। वह हिचकिचाए। मुझे भी नहीं पता कि वे पहले कौन थे, इससे पहले कि वे जो वे अब हैं, बन गए। लेकिन वे उतने ही दृढ़ निश्चयी हैं। फाल्को ने मुट्ठी भींच ली। तो मुझे बताओ, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? अपने ही पिता को धोखा देकर तुम्हें क्या मिलेगा? उसके चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से मानवीय हो गए। क्योंकि मेरी मां की मृत्यु उसी के हाथों हुई थी। उसने अपने हाथों की ओर देखा। गुस्तावो गठबंधन का अस्तित्व यूं ही नहीं हुआ। इसका अस्तित्व गुस्ताव के पुनर्जन्म से बहुत पहले से था। और इसके आरंभिक दिनों में, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिता ने मुझे अंधकार में आयाम में बलि देने का प्रयास किया। मेरी मां ने उन्हें रोका। उनका विरोध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने मुझे निकाल दिया। सदियों बाद ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं एक सेनापति के रूप में उपयोगी हो सकती हूँ। एल्ड्रिस ने धीरे से सांस छोड़ी। तो तुम इतने समय से मेरा साथ दे रहे थे? इंतजार कर रही हूँ, उसने सुधार करते हुए कहा। किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही हूँ जो इतना मजबूत हो, इतना प्रभावशाली हो, इतना दृढ़ निश्चयी हो कि उसे रोक सके। फाल्को, एल्ड्रिस और ई ने एक दूसरे की ओर देखा। हम यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम ताकतवर हैं, ई ने बुदबुदाते हुए कहा। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम बेताब हैं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हताशा अक्सर शक्ति से बेहतर ईंधन होती है। फाल्को आगे की ओर झुका। तो फिर हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे पिता कहाँ है? दूसरा सर्वोच्च नेता कहाँ है? और वह अनुष्ठान कहाँ किया जा रहा है? लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। समझ लीजिए कि यह अनुष्ठान गठबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसे केवल वे दोनों ही कर रहे हैं। गठबंधन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वे महज कठपुतली थे, एल्ड्रिस ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, 16वें कमांडर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फाल्को ने जोर देकर पूछा, और सर्वोच्च नेता का ठिकाना कहाँ है? उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वे ओब्लिवियन 39A पर हैं। एक दुष्ट तारा समूह, एक ब्रह्मांडीय आवरण के पीछे छिपा हुआ है, जहां केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात निषिद्ध निर्देशांकों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ई ने भौहें चढ़ा ली। निर्देशांक। उसने अपनी उंगलियां झटक दी और उनके बीच एक षट्भुजाकार क्रिस्टल प्रकट हो गया। ये निर्देशांक
एल्ड्रेस ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने अपना हाथ बंद कर लिया और क्रिस्टल गायब हो गया। अभी नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें कुछ समझना होगा। वे स्थिर खड़े रहे। मेरे पिता को पता है कि कोई कमांडरों का पीछा कर रहा है। आप सबने चाहे कितनी भी छुपकर यह काम करने की कोशिश की हो, उन्हें घुसपैठ की कोशिश का शक है। अगर आप बिना योजना के उनका पीछा करेंगे, तो आपकी मौत निश्चित है। फाल्को ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो हमें एक योजना दीजिए। उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। बहुत अच्छा, लेकिन इसकी शुरुआत एक शर्त से होती है। हवा घनी हो गई। तुम मेरे पिता की हत्या नहीं करोगे। फाल्को झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या तुम पागल हो? वह अंधकार में आयाम को मुक्त करना चाहता है। वह नॉक्टर्निस को ब्रह्मांड में फैलाना चाहता है। मुझे पता है, उसने शांत भाव से कहा। लेकिन उसे मारने से उसके द्वारा स्थापित सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। अगर तुम ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहते हो, तो उसे मारने के लिए स्वतंत्र हो। फाल्को एकदम रुक गया। ओह, मुझे समझ आ गया। लगता है उसने सील तोड़ने को अपनी मौत से जोड़ दिया था, ई ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने सिर हिलाया। अगर उसकी मौत हो जाती है, तो जिन बातों से आपको डर लग रहा है, वो सब पल भर में हो जाएंगी। आपको उसे निष्क्रिय करना होगा, हाँ, लेकिन उसे मारना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे निष्क्रिय करने मात्र से अनुष्ठान टल जाएगा, लेकिन इससे जोखिम के कारक कम हो जाते हैं। एल्ड्रेस ने गहरी सांस ली। इससे सब कुछ और जटिल हो जाता है। ऐसा हमेशा होता है, उसने जवाब दिया। अब बैठो, मैं तुम्हें योजना समझाती हूँ। फाल्को धीरे धीरे अनिच्छा से बैठ गया। जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या? एल्ड्रेस ने पलकें झपकाई। तुम क्या करोगे? करीब जाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ओब्लिवियन 39A की आंतरिक सुरक्षा को पार करने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पिता का सामना करने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। फाल्को उसे घूरता रहा। क्या तुम उससे लड़ने को तैयार हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि अगर वह सफल हो गया, तो बहस करने के लिए कोई ब्रह्मांड ही नहीं बचेगा। कमरा एकदम शांत हो गया। एक गहरी, दृढ़ निश्चय से भरी चुप्पी ने उनके युद्ध की वास्तविक शुरुआत को चिन्हित किया। 16वीं कमांडर थोड़ा पीछे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आपको जो भी सवाल पूछने हो, पूछ लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डॉट 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 सर्वोच्च नेताओं के ठिकाने का खुलासा करने के बाद 16वां कमांडर उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार था। ई की भौहें तन गईं। तो तुम सचमुच अपने ही पिता के खिलाफ राजद्रोह कर रहे हो? उसने बाहें मोड़ते हुए गहरी सांस ली। जिस दिन उसने ये तय किया कि ब्रह्मांड व्यर्थ है, उसी दिन से यह राजद्रोह नहीं रह गया। एल्ड्रेस ने गंभीर भाव से सहमति में सिर हिलाया। तो फिर हमें तुरंत निकलना होगा। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, उसने सहमति जताई। सील तोड़ने की रस्म की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और गुस्ताव जिस रस्म से गुजर रहा है, हालांकि वह महत्वपूर्ण है, मेरे पिता और सौतेली मां की योजनाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त तेजी से समाप्त नहीं हो पाएगी। फाल्को ने अपने दस्ताने कस लिए, तभी उसकी पीठ से काले पंख एक पल के लिए निकले और फिर वापस अंदर चले गए। तो चलिए चलते हैं। बर्बाद किया गया हर पल उस मुहर के टूटने के एक पल और करीब ले जाता है। वह उन्हें मशीनीकृत गश्ती मार्गों को दरकिनार करते हुए एक सहायक शाफ्ट के माध्यम से बाहर ले गई। अपनी उंगलियों के कुछ इशारों से उसने सुरक्षा नोड्स के पूरे समूहों को निष्क्रिय कर दिया, उनके लॉग में गलत रीडिंग दर्ज की और स्टेशन के उच्चतर सिस्टमों को भेजे जाने वाले सभी अलर्ट को रोक दिया। कुछ ही मिनटों में वे एक अतिरिक्त यात्री के साथ अपने जहाज पर वापस आ गए। जैसे ही जहाज का हैच सील हुआ, उसने नेविगेशन सिस्टम में कई एन्क्रिप्टेड निर्देशांक भेजे। पायलट की सीट के सामने एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाई दिया, जिसमें ब्रह्मांडीय विकृतियों का एक धुंधला समूह प्रदर्शित हो रहा था। फाल्को ने पलकें झपकाईं। यह कोई तारामंडल नहीं है। नहीं, उसने सह पायलट की सीट पर बैठते हुए कहा। यह एक स्पेस फोर्ड पॉकेट है। दो गुरुत्वाकर्षण परतों के बीच बना एक आयाम, जिसमें सही क्रम के बिना नेविगेट करना लगभग असंभव है। उन्होंने उस जैसी चीज में पूरे ग्रह को कैसे छिपाया होगा? ई ने घोर अविश्वास के साथ सवाल किया। बहुत सावधानी से, उसने उत्तर दिया। ओब्लिवियन 39 किसी भी तारामंडल मानचित्र पर मौजूद नहीं है, चाहे वह एलायंस का हो या किसी और का। केवल दो जीवित प्राणी ही इसके सटीक चिन्ह को जानते हैं। फाल्को की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे पिता और सौतेली मां। और अब तुम्हारी बारी। उसने एक स्विच दबाया और हाइपर ड्राइव शुरू कर दी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
वह शक्ति बाहरी तत्वों को इतनी ताकत से बाहर निकाल देती है कि छोटे जहाजों को भी चीर सकती है। ई ने घबराकर हल्की हंसी हंसते हुए कहा, बहुत खूब। एक छिपा हुआ मौत का अड्डा। हमें बस इसी की जरूरत थी। एल्ड्रिस ने उसे तीखी नजर से देखा। ध्यान केंद्रित करो। जहाज में एक झटका लगा, थोड़ा हिलने के बाद वह स्थिर हो गया और दृश्य चित्र के बाहर सफेद और सुनहरी लकीरें धुंधली होकर रेखाओं में तब्दील हो गईं। हाइपर ड्राइव एक घायल जानवर की तरह दहाड़ रहा था। कमांडर पीछे झुक गया। हाइपर लाइट की पूरी रफ्तार से भी इस यात्रा में 1 हफ्ता लगेगा। हाइपर ड्राइव का ज्यादा इस्तेमाल करने से ओवरहीटिंग, पतवार फटने और आयामी उलटफेर का खतरा है। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। फाल्को ने अपनी बाहें मोड़ ली। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। ई ने हाथ उठाया। दरअसल मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा कुछ है। एल्ड्रिस ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही कह रहा है। फाल्को ने आंखें घुमाई। तुम दोनों माहौल खराब कर रहे हो। जहाज के स्थिर हो जाने के बाद 16वें कमांडर ने उन्हें वह सब कुछ समझाना शुरू किया जो उन्हें जानना आवश्यक था। एल्ड्रिस ने हर विवरण को एक गुप्त माइक्रो कोड स्टोरेज डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहले उसने एक लंबे, चांदी जैसे रंग की त्वचा वाले, लंबे चेहरे और धधकती बैंगनी आंखों वाले व्यक्ति का होलोग्राम दिखाते हुए कहा, ये ज़ायराथ वेल क्वोरिन है, मेरे पिता। गुस्तावो गठबंधन के प्रथम सर्वोच्च नेता। फाल्को ने होलोग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। केवल उस आकृति को देखकर ही उसके मन में एक ठंडी, सहज क्रोध की भावना जागृत हुई। यह उसे नॉक्टर्निस की बहुत याद दिलाता था। जिस तरह से परछाइयां उसके प्रति प्रतिक्रिया करती थीं, उसके चेहरे पर अस्वाभाविक शांति। वह एक एलिंड्रान वॉइड बॉर्न है, कमांडर ने आगे कहा। यह एक ऐसी प्रजाति है जो ऊपरी आयामों के शून्य महासागरों के निकट पैदा हुई है। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मोड़ सकते हैं। और उसकी क्षमताएं? एल्ड्रिस ने पूछा। उसने कई कमांड टाइप किए, जिससे डेटा की कई परतें सामने आ गईं। वह इसमें माहिर है। स्थानिक दबाव, ब्रह्मांडीय स्पंदन, हेरफेर, शून्य इच्छा प्रक्षेपण और भावनात्मक पूर्व ज्ञान। फाल्को तनाव में आ गया। भावनात्मक पूर्व ज्ञान? हाँ, वह मन नहीं पढ़ता, वह इरादे पढ़ता है। अगर आप उस पर हमला करने का फैसला करते हैं, तो उसे आपके कार्य करने से पहले ही पता चल जाएगा। फाल्को गुर्राया। तो मैं फैसले लेने से बचूंगा। ई ने पलकें झपकाईं। फाल्को, लड़ाई ऐसे नहीं होती। लेकिन कमांडर मुस्कुराया। दरअसल ज़ायराथ जैसे प्राणियों के लिए अनिश्चितता उनके विरुद्ध काम करती है। यदि उनका मन लगातार बदलता रहता है, कभी भी किसी योजना पर पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, तो उनकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। फाल्को पीछे झुक गया। अच्छा, वैसे भी मैं अपनी सहज प्रवृत्ति से ही लड़ता हूँ। इसीलिए उसने आगे कहा, तुम ही उसका सामना करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। तुम्हारी शक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं है। तुम्हारी गुप्त शक्तियां परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। वह अप्रत्याशित की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फाल्को ने सिर हिलाया। मैं उसे संभाल लूंगा। एल्ड्रिस और ये ने एक दूसरे की ओर देखा। उसने एक दूसरा प्रोजेक्शन चलाया और इस बार उसमें एक महिला की तस्वीर थी। वह लंबी थी और जैविक क्रिस्टलीय प्लेटों से ढकी हुई थी। उसके बाल जलते हुए प्लाज्मा की तरह लहरा रहे थे। ये सेराफिन वोटेरा हैं, मेरी सौतेली माँ और दूसरी सर्वोच्च नेता। एल्ड्रिस ने उसे गौर से देखा। ई बहुत डरी हुई लग रही थी। वह गंभीर दिखती है, ई ने बुदबुदाया। हाँ, वही है, कमांडर ने उत्तर दिया। उसकी जाति एथेरियन असेंडेंस है, एक ऐसी प्रजाति जो संघनित तारकीय प्लाज्मा से बनी है। शुद्ध ऊर्जा से बने प्राणी जिन्हें भौतिक रूप दिया गया है। फाल्को ने सिर हिलाया। और उसने उससे शादी कर ली। सत्ता सत्ता को आकर्षित करती है, कमांडर ने उत्तर दिया। वे इस विश्वास को साझा करते हैं कि आदिम देवताओं का लौटना ही उचित है। वे इस ब्रह्मांड में जीवन को त्रुटिपूर्ण और कमजोर मानते हैं। एक ऐसी गलती जिसे सुधारने की आवश्यकता है। एल्ड्रिस ने भौहें चढ़ाईं। उसकी क्षमताएं। प्रोजेक्शन में बदलाव आया, जिससे सेराफिन के पूरे शरीर में चमकते हुए नोड स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वह नियंत्रण करती है। तारकीय प्लाज्मा, ईथर अग्नि, आणविक प्रज्वलन और क्वांटम ऊष्मा संपीड़न। ई ने धीरे से पलकें झपकाईं। वह सचमुच चलती फिरती सुपरनोवा है। कमांडर ने सिर हिलाया। और उससे अकेले मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके हमले बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं। जो भी उससे अकेले मुकाबला करने की कोशिश करेगा, वह उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी। एल्ड्रिस ने ई की ओर मुड़कर कहा, इसका मतलब हम हैं। ई ने आह भरी। हमेशा अस्थिर व्यक्ति से ही क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, उसने कहा। एल्ड्रिस रंग और ताप स्पेक्ट्रम को मोड़ सकती है।
और ये अस्थिर ऊर्जा को आयामी जेबों या भंवर कक्षों में पुनर्निर्देशित कर सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एल्ड्रेस मुस्कुराए। ई ने आह भरी। ठीक है, हम अंतर आकाशगंगा की सूर्य देवी से लड़ेंगे। कमांडर ने सहमति में सिर हिलाया। 5वें दिन तक जहाज कभी कभी असहनीय रूप से गर्म महसूस होने लगा था, जिसे केवल आपातकालीन प्रणालियों द्वारा ठंडा किया जाता था, जो तब सक्रिय हो जाती थी जब हाइपरड्राइव लगभग अपने आवरण को पिघलाने वाला होता था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। नियंत्रण कक्ष की मंद रोशनी में 16वें कमांडर ने एक होलोग्राफिक मानचित्र पर अंतिम योजना की रूपरेखा तैयार की। हम ओब्लिवियन 39A पर पहुंच गए, उसने कहना शुरू किया। ये ग्रह छोटा है, मुश्किल से पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का। लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। 1. अनुष्ठान का मूल तत्व। 2. सर्वोच्च नेता। 3. सुरक्षा उपाय। फाल्को ने भौहें चढ़ाई। फेलसेफ। तुम्हारे पिता। उसने सिर हिलाया। एक तंत्र जो मेरे पिता की जीवन शक्ति से जुड़ा है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंधकार में आयाम की मुहर टूट जाएगी। एल्ड्रेस ने गहरी सांस ली। फाल्को, याद रखना, खुद को रोके रखना। फाल्को ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं उसे मारे बिना उसकी हर हड्डी तोड़ दूंगा। आपको ऐसा करना ही होगा, उसने शांत भाव से कहा। उसे बेअसर करना होगा, काबू में करना होगा या वश में करना होगा, लेकिन मारना नहीं होगा। फाल्को ने फिर सिर हिलाया। इसी बीच एल्ड्रेस और ई का सामना सेराफिन से होगा। वह पीछे नहीं हटेगी। दोनों में से वह ज्यादा आक्रामक है। वह फटने की कगार पर खड़े तारे की तरह लड़ती है। ई ने हैरानी से कहा, शानदार। और आपके बारे में क्या? एल्ड्रेस ने पूछा। कमांडर चुप हो गया। मेरी नौकरी सबसे महत्वपूर्ण है। होलोग्राम में बदलाव आया, जिससे ग्रह के केंद्र में एक जटिल संरचना का पता चला, जो कि शून्य धातु से बने एक गोलाकार वेदी के ऊपर लटकी हुई एक विशाल क्रिस्टलीय अखंड संरचना थी। यही अनुष्ठान का मूल तत्व है। इससे यहोवा की मुहर टूट जाएगी। कमांडर की बात जारी रहने पर फाल्को का खून जम गया। मेरा काम अनुष्ठान को विफल करना है। मुझे अनुष्ठान पूरा करने के लिए आवश्यक कम से कम 2 वस्तुओं को हटाना या दूषित करना होगा। एक भी काफी हो सकता है, लेकिन 2 से अनुष्ठान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और आपको पूरा यकीन है कि आप इसे कर पाएंगे? एल्ड्रेस ने पूछा। उसने एक बार सिर हिलाया। अगर मेरे पास समय हुआ तो। फाल्को ने उसे दृढ़ता से देखा। तो हम आपको उतना समय देंगे। 7वें दिन हाइपर ड्राइव के अंतिम चरण में पहुंचने पर जहाज से एक कर्कश आवाज निकली। बाहर का अंतरिक्ष हिंसक रूप से मुड़ रहा था, जैसे वास्तविकता की परतें पानी की लहरों की तरह एक दूसरे पर चढ़ रही हो। हम पॉकेट की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, कमांडर ने नियंत्रण पैनलों पर तेजी से टैप करते हुए घोषणा की। स्थिर रहें। एक भीषण भूकंप के झटके से जहाज हिल गया। ई ने आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। एल्ड्रेस ने उसकी बांह पर थप्पड़ मारा। ध्यान केंद्रित करो। फाल्को दृढ़ता से खड़ा रहा, उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थी। लगभग पूरा हो गया है, कमांडर ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही मोड़ ने उसे अगल बगल से फाड़ने की कोशिश की, जहाज खींच गया और रबर जैसा हो गया। बत्तियां टिमटिमा उठी और उनके पीछे एक कंसोल फट गया। तब फूम विकृतियां अचानक गायब हो गईं और उनके सामने एक छोटी, चमकदार दुनिया जगमगाते अंतरिक्ष की परतों के बीच मंडराती हुई दिखाई दी, मानो कांच के टुकड़ों के बीच फंसा हुआ कोई रत्न हो। विस्मृति 39 कमांडर ने धीरे से सांस छोड़ी। यहां थे। फाल्को की पीठ से काले पंख निकले, जो धीरे धीरे फैलते गए और गहरे लाल रंग की ऊर्जा से भरे हुए थे। एल्ड्रेस खड़ा हो गया, अपने कंधों को हिलाते हुए, क्योंकि उसके चारों ओर रंग अस्थिर हो रहा था। ई ने अपनी उंगलियां चटकाईं, जबकि 16वें कमांडर दृढ़ संकल्प के भाव से खड़े थे। यही हमारा एकमात्र मौका है, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर हम असफल हो गए तो ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। फाल्को ने हल्की सी मुस्कान दी। तो फिर हमें असफल नहीं होना चाहिए। और फिर जहाज गुप्त दुनिया की ओर नीचे उतरने लगा। 16वें कमांडर को भली भांति पता था कि जायरात और सेराफाइन मिलकर अजेय थे। उनके द्वारा संरक्षित किसी भी ग्रह पर कोई भी सेना घेराबंदी नहीं कर सकती थी। कोई भी हत्यारा उनकी शक्तियों के आगे नष्ट हुए बिना उनके पास नहीं आ सकता था। वे एकदम सही साथी थे, एकदम विपरीत स्वभाव के, और इसलिए उसे उन दोनों को अलग रखने की जरूरत थी, क्योंकि उनके अलग रहने से चीजें गलत होने की संभावना कम थी। ई के ताड़ के पत्तों से हल्की हल्की काली भंवर ऊर्जा की चटकने की आवाज आई। मैं उन्हें अलग कर दूंगा, इससे पहले कि उन्हें पता भी चले कि हम यहाँ हैं। एल्ड्रेस ने अपने दस्ताने की एक पट्टी कस ली। और उसके संभलने से पहले ही मैं उस पर हर तरह से वार करूंगा। योजना का दूसरा हिस्सा केवल सेरेना का था।
जब वे तीनों लड़ रहे थे, तब वह उस विशालकाय संरचना में घुसपैठ कर जाती जहां अनुष्ठान हो रहा था। वह उसकी बनावट जानती थी। वह चिन्हों को जानती थी। वह आवश्यक वस्तुओं को जानती थी। उनमें से एक को भी नष्ट करने से पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती। विफलता का एक ही बिंदु। उसने ये सब कई बार दोहराया, जब तक कि उसकी आवाज कांपने लगी और उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसके पिता, उसकी सौतेली माँ, जिन दो लोगों ने उसका पालन पोषण किया, जिन दो लोगों को वह मौत की सजा सुना रही थी, और अभी तक उसने भविष्य देख लिया था। और उसने देखा था कि अगर अनुष्ठान सफल हो जाता तो अनगिनत दुनियाएं जलकर राख हो जाती। वह उस भविष्य को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उनके लिए भी नहीं। मैं तैयार हूं, उसने उनसे कहा। उन्होंने छलावरण मोड सक्रिय कर दिया, जिससे उनके जहाज के निशान मिट गए और सभी पता लगाने योग्य स्पेक्ट्रम में उसकी उपस्थिति अस्पष्ट हो गई। ओब्लियन 39A के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते ही वे अदृश्य हो गए। या ऐसा होना चाहिए था। जैसे ही जहाज नीचे की ओर झुका, सेरेना की आंखें चौड़ी हो गईं। रुकना। उसकी चेतावनी बहुत देर से आई। पता लगाने वाली ऊर्जा की एक लहर गर्जना करती हुई ज्वार की तरह जहाज पर फैल गई। ये तकनीकी नहीं थी। ये जादुई भी नहीं थी। यह एक जीवंत अनुभूति थी। क्या उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल गया? फाल्को चिल्लाया। इससे पहले कि एल्ड्रिस कोई प्रतिक्रिया दे पाती, पहला हमला हो गया। द्रव्यमान के छोटे छोटे ढहते बिंदुओं की शक्ति से संघनित गुरुत्वाकर्षण गोलों की एक बौछार काले तारों की तरह ऊपर की ओर बढ़ी और जहाज के निचले हिस्से से टकरा गई। एल्ड्रिस ने नियंत्रणों को झटका दिया और उनमें से अधिकांश से बच निकला। लेकिन हर एक गोले से बचने पर दो और गोले प्रकट हो जाते थे। वे अंदाजे से गोली चला रहे हैं, ई ने कहा। वे हमें देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ कुछ तो है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तेज गति से गुजरने वाला बल कॉकपिट की खिड़की से होकर गुजरा, जिससे क्षण भर के लिए दृष्टि बाधित हो गई। एल्ड्रिस ने गुस्से में कहा, वे हमारे छलावरण क्षेत्र के कारण होने वाले विस्थापन पर नजर रख रहे हैं। एक और गोलाबारी ने जहाज के दाहिने हिस्से पर हमला किया। जहाज बुरी तरह हिल गया। फिर ज़ायराथ ने एक और चाल चली। ग्रह की सतह पर एक अजीब सी प्रतिध्वनि फैल गई, जिससे एक स्थानिक जाल सक्रिय हो गया। सेरेना को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। उसने उस सटीक पैटर्न को पहचान लिया। उसने इस क्षण को एक सपने में देखा था। जहाज छोड़ दो, वह चिल्लाए। ई ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने उनके पीछे एक भंवर पैदा कर दिया, जिससे हवा में हिंसक रूप से हलचल मच गई। अब जाओ। आगे किसी निर्देश की आवश्यकता के बिना, फाल्को ने सेरेना को भंवर के पार धकेल दिया। एल्ड्रिस ने भी पीछे की ओर छलांग लगाते हुए उसका पीछा किया। ई सबसे आखिर में कूदा। ज़ायराथ के जाल में फंसते ही जहाज मुड़ा, झुका और फिर अपने आप में सिमट गया। ये सतह से टकराया और एक खामोश विस्फोट के साथ फट गया। लेकिन वे पहले ही जा चुके थे। वे भंवर से निकलकर चिकने पत्थरों और चिलचिलाते आसमान वाले एक कठोर भूभाग में आ पहुंचे। ग्रह सुंदर तो था, लेकिन अप्राकृतिक, मानो हाथों से गढ़ी गई कोई ऐसी वास्तविकता हो जिसे केवल कार्यात्मक होने के लिए बनाया गया हो। और बिल्कुल खाली। कोई जानवर नहीं, कोई पौधे नहीं, एक को छोड़कर कोई संरचना नहीं है। वह अखंड संरचना, एक विशाल प्राकृतिक दिखने वाली संरचना, हालांकि वे जानते थे कि यह किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं थी। इसकी सतह पर गहरे रंग के शिलालेख सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर फैले हुए थे, जो अनुष्ठानिक शक्ति से चमक रहे थे। ई ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। योजना पर कायम रहो। उसने अपनी भुजाएं बाहर की ओर फैलाई, उससे एक भंवर लहर की तरह फैल गया। अचानक एक जोरदार धमाके से धरती हिल गई। ज़ायराथ सबसे पहले प्रकट हुआ, फाल्को के सामने एक चलते फिरते विलक्षणता की तरह प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण भारी हो गया। एक क्षण बाद कैलिस्ट्रा प्रकट हुई, विकृत अंतरिक्ष के एक घूमते हुए चक्रवात के भीतर खड़ी थी। उसकी खुली त्वचा लाल रंग से चमक रही थी और उसके बाल तरल आग से बने थे। उनकी निगाहें पल भर में सेरेना पर टिक गईं। तुम, सेराफिन गुस्से से बोली। तो यही गड़बड़ी थी। तुमने हमें धोखा दिया। ज़ायराथ की आवाज हिलते हुए पहाड़ों की तरह गूंजी। सेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उनकी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपना मन्ना बदल ले। ई ने अपने हाथों को आपस में पटका। आज नहीं। सेराफिन के पैरों के नीचे एक भंवर उत्पन्न हो गया। उसके नीचे की स्थानिक संरचना अस्थिर हो जाने पर वह सदमे से हौंफ उठी, जिससे वह घूमते हुए नीचे की ओर दुनिया के एक अन्य क्षेत्र में जा गिरी। एल्ड्रिस और ई भी उसके पीछे पानी में कूद गए। ज़ायराथ के हस्तक्षेप करने की तैयारी के दौरान उसके चारों ओर द्रव्यमान विकृत हो गया,
लेकिन फाल्को पहले से ही वहां मौजूद था, जिसने उसे अंधेरी ऊर्जा की एक शॉकवेव से रोक दिया। उनके पैरों तले जमीन फट गई। चलो, फाल्को ने पीछे मुड़े बिना चिल्लाया। हम जीतेंगे। सेरेना ने अब जरा भी संकोच नहीं किया। वह मोनोलिथ की ओर दौड़ पड़ी। डॉट 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 डॉट। उस विशालकाय संरचना का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर का भाग हिलती हुई चट्टानों के एक गिरजाघर की तरह विशाल होता चला जाता था। तैरते हुए प्रतीक एक केंद्रीय स्तंभ के चारों ओर घूम रहे थे, और उनके नीचे अनुष्ठान की वस्तुएं रखी थी। तारों की रोशनी का एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक गुरुत्वाकर्षण कोर, एक स्थानिक दर्पण, एक विलुप्त ब्रह्मांडीय जीव से प्राप्त एक स्पंदित हृदय पत्थर और 15 अन्य अत्यंत दुर्लभ खनिजों का एक समूह, जिन्हें दो सर्वोच्च नेताओं ने गुस्तावो गठबंधन के संसाधनों का उपयोग करके एकत्र किया था। एक को भी नष्ट करने से अनुष्ठान ध्वस्त हो जाएगा। सेरेना आगे बढ़ी। गद्दार। अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। यह उसके पिता का था। जायरात भौतिक रूप से उपस्थित नहीं था, फिर भी द्रव्यमान कणों और गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनियों से निर्मित उसकी छवि अनुष्ठानिक घेरे के भीतर साकार हो उठी। उसकी आंखों में धधक उठ रही थी। तुम अपने वंश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। अपने खून के साथ, अपने भाग्य के साथ। सेरेना की सांसें कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। मैं आपको एक ऐसे भविष्य से बचा रहा हूं जिसका आपको पछतावा होगा। आपको टुकड़े दिखाई देते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। उसका अनुमान आगे बढ़ा। लेकिन मुझे पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। तुम्हें नियंत्रण दिखाई देता है, उसने तीखे स्वर में कहा। परिणाम नहीं। तुम अभी भी बच्चे हो। मैं आपकी बेटी हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मैं एक सैनिक भी हूं। और मुझे खेद है। जायरात के प्रक्षेपण ने एक हाथ उठाया, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल एक काले तूफान की तरह घूमने लगा। तो फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता। सेरेना ने अपनी ऊर्जा ब्लेड को सक्रिय किया, जो 16 अलग अलग चमकते टुकड़ों में विभाजित हो गई और उसके चारों ओर तैरने लगी। फिर उसने हमला किया। इस बीच बाहर, असली जायरात फाल्को के ऊपर विशालकाय रूप में खड़ा था, जिसका भारी भरकम शरीर लहरों की तरह लहरा रहा था। हर बार जब वह मुक्का मारता, तो उसके हमले का वजन हजारों टन बढ़ जाता था। फाल्को ने भी उसका डटकर मुकाबला किया और वार को सहने के लिए अपनी शारीरिक बनावट में बदलाव किया। उनके पैरों के नीचे की जमीन धूल में तब्दील हो गई। तुम ताकतवर हो, जायरात ने स्वीकार किया। लेकिन तुम काफी नहीं हो। फाल्को ने खून से सने दांतों के बीच से मुस्कुराया। आप चौंक जाएंगे। उनकी झड़प ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच ग्रह के एक अन्य हिस्से में सेराफिन वोटेरा भावर के कारण हुए विस्थापन से लगभग तुरंत उबर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे प्रिय से अलग करने की? वह गुस्से से बोली। एल्ड्रेस ने अपने अंगों के चारों ओर ऊर्जा को मोड़ते हुए रंगीन हमलों की एक आंधी ला दी। ई ने समय विभक्ति विकृतियों के साथ संयुक्त भावर जाल का उपयोग किया। एक क्षण के लिए सेराफिन को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम दोनों कीड़े हो। उसका शरीर सुपरनोवा की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने अपने नंगे हाथों से अंतरिक्ष को चीर डाला, विकृत वास्तविकता की पट्टियां उन पर टूटकर गिर पड़ी। एल्ड्रेस ने अवरोध बनाया, जबकि ई ने जवाबी हमला किया और एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेरेना ने अपने पिता के प्रक्षेपण का विरोध किया, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उसके अंगों को नुकसान पहुंचा रही थी। वह झुकती, लुढ़कती, वार करती रही, खतरे की झलक देखते हुए अपनी पूर्वज्ञान शक्ति का उपयोग करती रही। अपने चारों ओर मौजूद ब्लेड के टुकड़ों को मोड़कर और उन्हें प्रक्षेपण की ओर घुमाकर हमला करने के बावजूद, ये प्रयास अधिकतर व्यर्थ ही रहा। विलकोर के प्रक्षेपण ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसकी हड्डियों के चारों ओर एक कुचलने वाला दबाव बना दिया। उन्होंने कहा, इस पागलपन को रोको। इस अनुष्ठान से अरबों लोगों पर कहर बरपा होगा। इससे खरबों की बचत होगी। तुम हमेशा आतंक को आवश्यकता बताकर उचित ठहराते हो, और आप कमजोरी को नैतिकता के रूप में सही ठहराते हैं। मैं अपनी पसंद को सही ठहराती हूँ। उसने चीखते हुए अपनी उंगलियां झटक दी, जिससे एक विशाल ऊर्जा ब्लेड बगल से तेजी से आया और उसने प्रक्षेपण के चेहरे पर वार कर दिया। प्रोजेक्शन टूट गया। वह हौंफते, कांपते और रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी। लेकिन उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। वह लड़खड़ाते हुए तारों के टुकड़े तक पहुंची। उसने अपनी तलवार उठाई और उसने इसे नीचे गिरा दिया। एक तेज रोशनी ने पूरे कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वह अनुष्ठान टूटा, उससे एक तीखी चीख निकली। बाहर विलकोर और कैलिस्ट्रा दोनों ने इसे महसूस किया। दोनों नेता दहाड़ उठे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनुष्ठान विफल हो गया। तारामंडल के टुकड़े के नष्ट होते ही अनुष्ठान रुक गया और ब्रह्मांड अब सुरक्षित हो गया।
वे प्रतीक चिन्ह झिलमिला रहे थे और नष्ट हो रहे थे, और उस अखंड पत्थर पर खुदे हुए अक्षर धीरे धीरे अपनी चमक खोते चले गए, जैसे हवा में बुझती मोमबत्तियां। सेरेना एक घुटने पर गिर पड़ी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसके जबड़े से पसीना टपक रहा था और उसके कांपते हाथों में अभी भी वह ऊर्जा ब्लेड था जिसका इस्तेमाल उसने अनुष्ठानिक वस्तु को तोड़ने के लिए किया था। उसके पिता की कल्पना शक्ति खत्म हो गई, उसके आखिरी प्रहार के साथ ही वह बिखर गई और अब आखिरकार सब कुछ समाप्त हो गया। बाहर फाल्को प्रथम सर्वोच्च नेता जायरात की छाती पर अपना पैर रखकर खड़ा था। चारों ओर धूल और टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। फाल्को का शरीर भयानक छायाओं से घिरा हुआ था, जो नॉक्टर्नस की शक्ति के प्रतीक थे। टैटू से ढकी उसकी त्वचा पर गहरी नसें फैल गईं और उसकी आंखें घोर काली लपटों से चमक उठी। जायरात ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। उसे हारने की आदत नहीं थी। अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल उसके चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से झुक रहा था, लेकिन यह व्यर्थ था। फाल्को ने हर तरह के खिंचाव को पार कर लिया। वह बहुत ही शक्तिशाली था। तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हारी रस्में समाप्त हो गई हैं। आत्मसमर्पण कर दो, फाल्को ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। जायरात ने हंसते हुए इसे स्वीकार किया। नोक्टर्नस के पुत्र, उसने खांसते हुए और काली ऊर्जा उगलते हुए फुसफुसाया। जाहिर है, मैं शक्ति में तुम्हें हरा नहीं सकता। फाल्को की आंखें सिकुड़ गईं। जायरात मुस्कुराया, जबकि उसके मुंह के कोने से खून की कुछ बूंदें बह रही थीं। लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए, उसकी पुतलियां फैल गईं। मैं ये लड़ाई पहले ही जीत चुका हूं। उसी क्षण, उस विशालकाय शिलाखंड के भीतर बना अनुष्ठानिक घेरा अचानक से फिर से जीवंत हो उठा। सेरेना उस समय जम सी गई जब उसे अपने अंदर कुछ टूटने का एहसास हुआ। उसका दिल, उसकी हड्डियां, उसकी आत्मा। वह बता नहीं सकी। उसे बस इतना पता था कि उसकी त्वचा अचानक चमकदार अक्षरों से जगमगा उठी, जिससे ऐसे प्रतीक बन गए जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन किसी तरह पहचान लिया था। वे उसकी आत्मा में इस तरह अंकित हो गए थे मानो वे हमेशा से वहीं मौजूद थे। छिपा हुआ, बोया गया, तैयार। उसके पिता की आवाज उसके कानों में हल्की सी गूंज रही थी, हालांकि वह उससे बहुत दूर थे। मेरी बेटी, तुम्हारा इसमें शामिल होना तय था। नहीं, सेरेना लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हुए फुसफुसाए। नहीं, नहीं, नहीं। उस विशालकाय पत्थर पर बने चित्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो गए और चमकते हुए सर्पों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगे। उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं, उसकी बाहें बगल में जकड़ गईं क्योंकि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा जुटाने में असमर्थ थी। वह गतिहीन हो गई थी। वह अपने ही शरीर में कैद है। उसकी पूर्व ज्ञान शक्ति ने उसे यह बात कभी नहीं दिखाई थी। और फिर उसे समझ में आया कि क्यों। क्योंकि जायरात ने इसे रोक दिया था। क्योंकि उसने इसकी योजना बनाई थी। क्योंकि उसने उसके जीवन को एक वैकल्पिक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। उस विशालकाय शिलाखंड के भीतर अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया और उसके चिन्ह पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गए। यहां तक कि टूटी हुई कलाकृतियां भी पल भर में स्वयं ही जुड़ गईं, मानो समय ही उलट रहा हो। उसके पैरों के पास एक विशाल बैंगनी रंग का चिन्ह बन गया। सेरेना चीख पड़ी। पिता, बाहर, एल्डरिस और यी ने विकृत अंतरिक्ष के ढहते टावरों के बीच सेराफिन को घेर लिया था। एल्ड्रिस की मुट्ठियां संघनित ऊर्जा से चमक रही थी, और यी का भावर नेटवर्क एक फंदे की तरह कसता जा रहा था। लेकिन अचानक सेराफिन ने लड़ना बंद कर दिया। वह सीधी खड़ी हुई और मुस्कुराई। एक ठंडी, विजयी मुस्कान। उसकी हंसी किसी टूटे हुए बांध की तरह फूट पड़ी। हे, हा 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 हा। एल्ड्रिस और यी दोनों असमंजस में आकर रुक गए। जब धरती कांप उठी तो सेराफिन ने अपनी बाहें आकाश की ओर उठा दी। बहुत देर हो चुकी है, वह चीखी। विकल्प सक्रिय हो चुका है। क्या? एल्ड्रिस ने एक कदम पीछे हटते हुए बुदबुदाया। यी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। सेरेना, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक बैंगनी किरण विशालकाय शिलाखंड के शीर्ष से सीधे आकाश की ओर निकली और आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। किरण के चारों ओर हवा गोलाकार गति में घूमने लगी, जमीन गरज उठी और आकाश से खून बहने लगा। एक अदृश्य सुनामी की तरह विशाल शिलाखंड से गहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फैल गई, मानो पूरी दुनिया में, फिर आकाशगंगा में, और फिर हजारों आकाशगंगाओं में, असंख्य तारामंडलों में, तैरते हुए युद्ध स्टेशनों के पार, बायोडोम, युद्धपोत, गढ़, मुख्यालय, हर ग्रह पर, गुस्तावो गठबंधन के हर क्षेत्र में, कई सदस्य अचानक जम गए और उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। उनके शरीर में ऐंठन होने लगी। और तब, वे फट गए। कुछ जलकर बैंगनी रंग की लपटों के स्तंभों में बदल गए। कुछ टुकड़े खून और हड्डियों के बादलों में तब्दील हो गए। कुछ तो हथौड़े से मारे गए कांच की तरह टूट गए।
कुछ अपने आप में सिमट गए, अंदर से बाहर की ओर पलट गए और फिर गायब हो गए। पूरे ब्रह्मांड में गुस्तावो एलायंस के 500,000 से अधिक सदस्य 1 सेकंड से भी कम समय में मारे गए। उनके साथी घबराकर चीखने लगे। उनके नेता आदेश चिल्ला रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसे कोई रोक नहीं सका। आकाशगंगाओं में अराजकता की लहर दौड़ गई। लेकिन अनुष्ठान को इसकी परवाह नहीं थी। बलिदान आवश्यक थे, और अब अनुष्ठान पूरा हो गया। फाल्को को अचानक झटका लगा और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एल्ड्रिस लगभग अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खो बैठा था। ये लड़खड़ा गया, उसने अपना सीना ऐसे पकड़ लिया मानो उसका दिल बाहर निकाला जा रहा हो। सेराफिन एक घुटने पर गिर पड़ी और जीत के आंसुओं के बीच और भी जोर से हंसने लगी। ज़ायरात धीरे धीरे उठा, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए वह अपनी चोटों के बावजूद खड़ा रहा और उसके चोटिल चेहरे पर एक शांत भाव छा गया। सेरेना, जो अभी भी उस विशालकाय संरचना के अंदर थी, ने महसूस किया कि बैंगनी प्रकाश उसकी दृष्टि को निगल रहा है और उसकी चेतना लुप्त होने लगी है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, वह धीरे धीरे प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गई। अचानक बैंगनी रंग की प्रकाश किरण ने पूरे ब्रह्मांड में एक गहरा, भयावह और प्राचीन अंधकार फैला दिया और पूरा विशालकाय ढांचा कांप उठा। फाल्को, एल्ड्रिस और यी ने अपने वंश में कंपन महसूस किया। फाल्को चिल्लाया, नहीं, हम इसे अभी भी नष्ट कर सकते हैं। उसने अपना हाथ उठाया जिससे उसकी हथेली के चारों ओर काली लपटें तेजी से घूमने लगी। उन्मूलन का विस्फोट। उसकी भुजा से छाया अग्नि का एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जो इतनी ताकत से उस विशालकाय चट्टान से टकराया कि चंद्रमा भी वाष्पीकृत हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हुआ। उस अखंड पत्थर में दरार नहीं पड़ी। इससे कोई खरोंच नहीं आई। ये गर्म भी नहीं हुआ। इसने हमले को सहजता से सहन कर लिया। इसके बाद एल्ड्रिस तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हथेलियों को जमीन पर पटका, जिससे संपीड़ित ऊर्जा की एक लहर ऊपर की ओर विस्फोटित हुई। उसने उस विशालकाय शिलाखंड से रंग निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। जमीन मीलों तक फट गई, लेकिन वह विशालकाय शिला अपनी जगह से नहीं हिली। ईरी ने तुरंत ही उनका अनुसरण किया, एक के बाद एक भंवरों को चीरते हुए उन्हें ढहती हुई वास्तविकताओं की तरह संरचना में पटक दिया। उसने संरचना के चारों ओर एक भंवर खोलने और फिर उसे बंद करके उस अखंड संरचना को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह भंवर अचानक मायावी बन गया और गायब हो गया। वह अखंड स्तंभ अपरिवर्तित रहा। वे तीनों वहां खड़े थे, उनकी सांसें फूल रही थीं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। सेराफिन ने खुशी से फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत देर हो चुकी हो। बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। ज़ायरात ने अपरिहार्य को स्वीकार करते हुए प्रत्याशा में अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर एक जोरदार फटने की आवाज सुनाई दी। जरहाईपीपीके। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड ही खुल रहा हो। पहले तो यह आकाश में एक पतली, कांपती हुई दरार थी और फिर यह फैलती चली गई। और बड़ा होता जा रहा है। और भी विस्तृत। और गहरा। वास्तविकता नाजुक कागज की तरह बिखर गई, जिससे ये पुष्टि हो गई कि अंधकार में आयाम की मुहर चला गया था। जैसे जैसे दरार बढ़ती गई, आकाश काला होता गया और भूखे जानवर की तरह भोजन को निगलने लगा। फिर यह अंधकार अकल्पनीय गति से पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। हाइपरस्पेस से भी तेज, फोटोन से भी तेज, मापने योग्य किसी भी चीज से भी तेज। तारे मंद पड़ गए। निहारिकाएं मुरझा गईं। पूरे समूह शांत हो गए। और तब अंतरिक्ष में मौजूद उस दरार से ही कुछ उभर कर सामने आया। एक पांव, सिर्फ एक टांग, फिर भी इसकी विशालता आकाश को भी बौना कर देती थी। इसने क्षितिज को बौना बना दिया। ये हर चीज से कहीं बड़ा था। उसका शरीर चिकनी, गहरे रंग की त्वचा से ढका हुआ था, जिस पर पिघले हुए गहरे लाल रंग की नक्काशी की गई थी, जो ब्रह्मांडीय अग्नि से भरी नसों की तरह धड़क रही थी। उस अंग से इतनी भारी आभा निकल रही थी कि चंद्रमा के आकार का छोटा ग्रह भी उसकी उपस्थिति मात्र से ही फट गया। सिर्फ वह एक पैर ही काफी है। वह एक अंग, ये 10 ग्रहों के कुल आकार से भी बड़ा था। और दरार अभी आधी ही भरी थी। और फिर भी एल्ड्रिस घुटनों के बल गिर पड़ा। ई बुरी तरह कांपने लगा और फाल्को को लगा कि उसकी काली वंश परंपरा बेकाबू हो रही है। सेराफिन और ज़ायरात ने मानो पूजा अर्चना करते हुए घुटने टेक दिए। फाल्को ने अपनी घबराहट को काबू में रखा और उस प्राणी के अंत को घूरता रहा जो फिसलकर अंदर जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... प्राचीन जल्लाद। उस प्राणी के भार ने जैसे वास्तविकता को ही चीर दिया। आकाश चकनाचूर हो गया। विनाशकारी लहर का एक भयानक विस्फोट हुआ। संपूर्ण भू दृश्य वाष्पित हो गए। पहाड़ चूर चूर हो गए। धरती बर्फ की तरह टूट गई। फाल्को को धमाके का आभास दूसरों से पहले ही हो गया था। ई
एल्डरिस, वह दहाड़ा। उसकी पीठ से जीवित छाया के पंख फूट पड़े, और जैसे ही वह उनकी ओर झपटा, वे अंधेरे के फटे हुए पर्दों की तरह खुल गए। ईई अभी भी जम सी गई थी, भय से घूर रही थी। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एल्ड्रिस का शरीर अकड़ गया था। फाल्को उन दोनों से टकराया, उन्हें अंधेरे की ढाल में लपेट दिया और अपनी पूरी शक्ति को हवा में झोंक दिया। उनके नीचे स्थित वह ग्रह, जिस पर केवल 2 सर्वोच्च नेता ही निवास करते थे, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। यह तुरंत फट गया। जल्लाद के प्रकट होने से उत्पन्न सदमे की लहर गीले कागज की तरह उसे चीरती हुई निकल गई, जिससे एक विश्व विदारक विस्फोट बाहर की ओर फैल गया। शून्य के प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया और सब कुछ नष्ट हो गया। यहां तक कि 2 सर्वोच्च नेता, ज़ायरात और सेराफाइन भी पल भर में नष्ट हो गए। उनकी विजय, उनका अनुष्ठान, उनकी सदियों पुरानी योजनाएं, सब एक ही पल में समाप्त हो गईं। राख भी नहीं बची। जब वे शून्य में उड़ रहे थे, तब फाल्को ने एल्ड्रिस और ई को कसकर पकड़ रखा था, और मलबा तीर की तरह उनके पास से गुजर रहा था। उसने अपनी सारी छाया शक्ति गति में लगा दी। रुको, वह गुर्राया, लेकिन उसकी गति, उसके वंश और उसकी सहज प्रवृत्ति के बावजूद भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अब तो सील टूट चुकी थी। ब्रह्मांड में कोई भी स्थान दूर नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह सत्ता शीघ्र ही पुनर्तः ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बड़ा शब्द अब लागू नहीं होता था। ये बौने सूर्य थे, बौने सौर मंडल। इसकी पूरी ऊंचाई को समझना असंभव था, क्योंकि यह अंतरिक्ष समय के क्षितिज से भी परे तक फैला हुआ था। इसके धड़ पर ही निहारिका जैसे अंग लहरों की तरह चमक रहे थे, जो इसकी त्वचा के पीछे जगमगा रहे थे। इसकी भुजाएं काले पड़े विशाल समूहों जैसी थीं, जिनकी हड्डियां संघनित अंधकार में पदार्थ से बनी थीं। इसका सिर एक खोखली खोपड़ी थी, जो घूमती हुई आकाशगंगाओं से भरी हुई थी। एक प्राचीन जल्लाद, उन 5 में से एक, नोक्टर्नस के सेवक, सभ्यताओं के विनाशक, वास्तविकता को चीरने वाले यंत्र। जब इसने सांस ली, तो लाखों किलोमीटर दूर स्थित ग्रह कांप उठे। उसकी आवाज आवाज नहीं थी, वह एक एंट्रोपी कंपन थी, एक ऐसी आवृत्ति जिसने निर्वात को भी रुला दिया। फाल्को को ठीक ठीक पता था कि इसका क्या मतलब है। ब्रह्मांड में किसी के पास भी टिकने का मौका नहीं होगा। यदि प्राचीन जल्लाद उन्हें मारना चाहता, तो वे दर्द को महसूस करने से पहले ही गायब हो जाते। यहां तक कि नोक्टर्नस का पुत्र फाल्को भी इनमें से एक का अकेले सामना नहीं कर सकता था, 5 का तो करना ही दूर की बात है। जैसे ही जल्लाद सीधा हुआ, उसकी छाती पर पतले कांच की तरह दरार पड़ गई। दरारों से धुएं की तरह परछाइयां निकलने लगी। फिर उसके दाहिने कंधे के ऊपर कुछ और प्रकट हुआ। एक परछाई। फिर उसके दाहिने कंधे के ऊपर कुछ और प्रकट हुआ। एक परछाई। वह सरल मुद्रा में, भुजाएं संजोए, सिर थोड़ा झुकाए, ग्रहण लगे तारों की तरह चमकती आंखों के साथ खड़ा था। उसका शरीर उसके चारों ओर के शून्य से भी गहरे घुटन भरे अंधकार का संचार कर रहा था। उसके पास पंख नहीं थे, फिर भी अंतरिक्ष उसके चारों ओर इस तरह मुड़ जाता था मानो वह हर कण को नियंत्रित करता हो। यह कोई और नहीं बल्कि नोक्टर्नस था, वह चीज जो हजारों वर्षों से गुप्त रखी गई थी। जब उसने गहरी सांस ली, तो उसका लबादा एक ऐसी हवा में लहराया जो वास्तव में मौजूद नहीं थी। ओह! उनकी आवाज आकाशगंगाओं में गूंज उठी। यही वह स्वतंत्रता है जो मुझे याद है। यहां तक कि जल्लाद भी उसके सामने थोड़ा झुक गया। नोक्टर्नस ने अपना सिर झुकाकर उस ब्रह्मांड की हवा का स्वाद लिया जिस पर कभी उसका शासन था। तब उसने सूंघा, फिर से सूंघा, संतुष्टि से भरी सांस छोड़ी। मेरे बेटे, उसकी आवाज गूंज उठी, जब उसने पुकारा, तुम क्यों भाग रहे हो? उड़ान के बीच में ही रुकते ही फाल्को का दिल जम गया। ई ने फाल्को की बांह पकड़ ली। क्या क्या वह हमें देख रहा है? पसीने से तरबतर आंखों में जलन होने के कारण एल्ड्रिस ने मुश्किल से घूंट भरा। फाल्को, अब हम क्या करें? फाल्को ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दे भी नहीं सकता था। नोक्टर्नस सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, वह वास्तविकता को परिभाषित करने वाला था। वह एक शाश्वत सत्ता थे, एक आदिम शक्ति, सृष्टि की शुरुआत में चलने वाले सबसे प्राचीन प्राणियों में से एक। और अब वह फिर से स्वतंत्र हो गया था। नोक्टर्नस ने आलस से अपना हाथ उठाया, मानो किसी पुराने दोस्त को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा हो। आओ, मेरे बेटे, आओ और अपने पिता को प्रणाम करो। प्राचीन जल्लाद ने एक कदम आगे बढ़ाते ही ब्रह्मांड को हिला दिया और सब कुछ थरथरा गया। तभी अचानक नोक्टर्नस रुक गया। उसका सिर तेजी से एक तरफ झुक गया, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को भांप रहा हो। फिर देवता के चेहरे का भाव बदल गया और उनकी मुस्कान गायब हो गई। मनोरंजन धीरे धीरे कम हो गया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। उसे कुछ आभास हो गया था। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात,
इससे कहीं अधिक खतरनाक चीज, कुछ ऐसा जिससे वह खुद भी भयभीत हो गया था। शक्ति की एक हल्की सी आहट, एक चिंगारी। ब्रह्मांड के सबसे दूर छोर पर कहीं विदेशी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक लहर जागृत हुई। इतनी दूर की किसी भी नश्वर मानचित्र ने इसे चिन्हित नहीं किया था, लेकिन नॉक्टर्नस को इसका तुरंत एहसास हो गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। असंभव। ई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? फाल्को तुरंत समझ गया, क्योंकि केवल एक ही ऐसा प्राणी था जिसके जागृत होने से नॉक्टर्नस के चेहरे से वह मुस्कान मिट सकती थी। वह केवल एक ही प्राणी से भयभीत था, अलौकिक गुस्ताव, वही व्यक्ति जिसने कभी स्वयं नॉक्टर्नस को डार्क डायमेंशन में कैद कर दिया था। एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी जो इस ब्रह्मांड के नियमों से बंधा हुआ नहीं था। वह अपनी ताकत वापस पा रहा था। नॉक्टर्नस ने इसे केवल महसूस ही नहीं किया, उसने ऊर्जा के संकेत को तुरंत पहचान लिया, और उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसे चाकू मार दिया गया हो। वह सचमुच भयभीत होकर गुर्राया, नहीं 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 नहीं। अपने स्वामी की पीड़ा देखकर जल्लाद स्तब्ध रह गया। फाल्को का खून जम गया। उसने अपने पिता के चेहरे पर कभी डर नहीं देखा था, एक बार नहीं। नॉक्टर्नस ने अपनी मुट्ठी भींची जिससे उसके चारों ओर परछाइयां मचलने लगी। वह अलौकिक प्राणी, उसने क्रोध में बुदबुदाया, वह फिर से जाग रहा है। देवता ने ब्रह्मांड के उस दूरस्थ भाग की ओर रुख किया जहां से वह चिन्ह उत्पन्न हुआ था, और फिर वह हिल गया। लेकिन उस पल को बयां करने के लिए मूव शब्द ही काफी था। वह गायब हो गया, अपने पीछे एक ऐसा गहरा शून्य छोड़ गया जिसने आसपास के मलबे को लघु ब्लैक होल में खींच लिया। पलक झपकते ही उसने आकाशगंगाओं को पार कर लिया। नॉक्टर्नस ने फाल्को को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जल्लाद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, एक मिशन को छोड़कर बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। गुस्ताव को अपनी पूरी शक्ति वापस पाने से रोके, क्योंकि अगर अलौकिक प्राणी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता तो वह अंधकार में आयाम को एक बार फिर से सील कर देता, या शायद इस बार नॉक्टर्नस को अस्तित्व से पूरी तरह मिटा दो। फाल्को ने अपने पिता को ब्रह्मांडीय छाया की एक लकीर में गायब होते हुए देखा। जैसे ही नॉक्टर्नस की ब्रह्मांडीय उपस्थिति की अंतिम झलक अंतरिक्ष की अनंत धाराओं में विलीन हो गई, फाल्को के फेफड़े तेजी से अंदर बाहर होने लगे। सील टूटने के बाद पहली बार उसे चैन की सांस मिली, लेकिन ये राहत पल भर के लिए ही टिक पाए। नहीं, फाल्को ने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, नहीं नहीं नहीं, ये बुरा है। एल्ड्रिस अभी भी सदमे की लहर के कारण खांस रहा था। क्या अब गलत है? फाल्को के चेहरे पर ऐसा कठोर भाव आ गया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पिता अब हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। वह गुस्ताव को निशाना बना रहा है। ई एकदम जम गया। हमें उन्हें चेतावनी देनी होगी। वह घबराहट से लगभग गुर्राते हुए बोला, रिया, सेर्सी, एंड्रिक, सब लोग, वे आसान शिकार हैं। हमें अभी उन तक पहुंचना होगा। जैसे जैसे भय उसकी आंखों में गहराता गया, फाल्को ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। हम समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उन शब्दों ने बाकी लोगों की बची खुची उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? एल्ड्रिस ने पूछा। फाल्को ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनके आसपास की जगह में टेढ़ी मेढ़ी दरारें पड़ गईं। ये ब्रह्मांड, यह अंतरिक्ष जिसमें हम यात्रा करते हैं, देवताओं के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो दूरियां जिन्हें प्रकाश की गति से यात्रा करने में भी हफ्तों या महीनों लग जाते, उसने अपनी उंगलियां चटकाई, कुछ ही सेकंड में तय हो जाती हैं। ई का चेहरा पीला पड़ गया। और नॉक्टर्नस, फाल्को ने आगे कहा, किसी भी देवता से कहीं अधिक तेज है। उसके बाद छाए खामोशी घुटन भरी लग रही थी। गुस्ताव के लिए बीतता हर पल बहुत देर हो सकता था। तो फिर हम अभी चलते हैं। ई गुर्राया, मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। जबकि गुस्ताव, एक परछाई हिली जिससे अंतरिक्ष में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। फाल्को एकदम सख्त हो गया। नहीं, अंतरिक्ष के क्षितिज से प्राचीन जल्लाद की विशाल, दुनिया को विखंडित करने वाली आकृति हिली और फिर उसका पूरा ब्रह्मांडीय स्वरूप उनकी ओर मुड़ गया। उस प्राणी की अकेली, जलती हुई आंख फटे हुए ग्रह के अवशेषों से हटकर फाल्को पर केंद्रित हो गई। प्राचीन जल्लाद की आदिम भाषा इतनी गहरी गर्जना कर रही थी कि वह उनकी हड्डियों तक कांप रही थी। यह अनुवाद सीधे फाल्को के दिमाग में गूंज उठा। तुम्हारे पिता का यही आदेश है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहे हो। जल्लाद ने अपना हाथ उठाया जो 10 ग्रहों के संयुक्त आकार से भी बड़ा था। अरे बाप रे, भागो! ई चिल्लाया। फाल्को को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने एल्ड्रिस और ई दोनों को पकड़ा और प्रकाश की गति को कई गुना तोड़ते हुए, अंतरिक्षीय दरारों और गुरुत्वाकर्षण विकृतियों से गुजरते हुए
एक ऐसी गति से पीछे की ओर भागा जिसने प्रकाश की गति को भी तोड़ दिया। उनके पीछे जल्लाद का हाथ शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा। KRRRRRRHHHHHH। एक तारामंडल अपनी गति के बल मात्र से ही अपने आप में समाहित हो गया। एल्ड्रिस की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं। फाल्को, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे पता है, फाल्को ने तनाव भरी आवाज में चिल्लाकर कहा। वह इस जल्लाद को बहुत अच्छी तरह जानता था। 5 प्राचीन जल्लादों में चौथे स्थान पर रहने वाला, सबसे कमजोरों में से एक, फिर भी आकाशगंगाओं को मिटाने में सक्षम। उसमें कोई भावना नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, कोई दया नहीं थी, केवल नोक्टर्निस की आज्ञा का पालन करना। अंधेरी ऊर्जा की विशाल घूमती लहर ने उसे घेर लिया था और फिर भी अपनी सारी वंशानुगत शक्ति के बावजूद, उसके भीतर बहते हुए अंधकार के रक्त के बावजूद, वह सच्चाई जानता था। वह इस प्राणी को पराजित नहीं कर सका। वह उसे खरोंच तक नहीं लगा सका। वह नॉक्टर्नी का पुत्र था, लेकिन उसकी ताकत प्राचीन जल्लादों से कहीं कम थी। हम इसे हरा नहीं सकते, फाल्को ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। हम इससे भाग भी नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? यही गुर्राया। फाल्को के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन बहुत दूर, ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में, नोक्टर्निस बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ। एक क्षण पहले अनुष्ठान स्थल बिल्कुल खाली था, सिवाय उन कुछ लोगों के जो पिछले कुछ हफ्तों से वहां मौजूद थे। अगले ही पल ब्रह्मांड स्वयं उसकी दिशा में अंदर की ओर झुक गया। उसका आगमन इतना विनाशकारी था कि नीचे की धरती हिंसक रूप से कांप उठी, मानो वह उसकी उपस्थिति के दबाव में कुचल न जाने की भीख मांग रही हो। ब्रह्मांडीय शक्ति का एक तीव्र कंपन बाहर की ओर फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। एक ही कक्षा में मौजूद अन्य ग्रहों के पहाड़, मैदान, पत्थर के मेहराब और सब कुछ बहुत प्रभावित हुआ था। सौभाग्यवश अनुष्ठान के पारदर्शी चबूतरे पर पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए लाल गर्म आभा के विस्फोट से सेर्सी की रक्षा की। सिर के ऊपर बैंगनी बादल झटके से सर्पिलाकार आकृति में मुड़ते देख सेर्सी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये क्या है? सेर्सी चीखी, लेकिन रिया के जवाब देने से पहले ही बूम, नोक्टर्निस के प्रकट होने की शक्ति एक बार फिर बाहर की ओर फैल गई, जिससे वे दोनों कपड़े की गुड़ियों की तरह हवा में उड़ने लगे। एंड्रिक, जो इतने समय तक गुस्ताव को देखने के बाद मानो आराम कर रहा था, अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया क्योंकि वास्तविकता ही उसके सामने सिमट गई थी। जब उसने गुस्ताव के ठीक पीछे एक परछाई को तैरते हुए देखा, तब उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। एक ऐसी आकृति जिसके सींग सर्पिलाकार रिक्त स्थानों की तरह दिखते हैं। तरल अंधकार से घिरी एक आकृति। शुद्ध ब्रह्मांडीय दुर्भावना से बनी एक आकृति। एंड्रिक के फेफड़े सुन्न हो गए और उसके शरीर की हर कोशिका दहशत से कांप उठी। उसका अवचेतन मन उसे भागने के लिए चीख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे खतरे के अलार्म बज रहे थे, जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। क्योंकि यह आकृति कोई और नहीं बल्कि छायाओं के देवता की थी। नोक्टर्निस थोड़ा आगे झुकी और तटस्थ जिज्ञासा के साथ गुस्ताव की अचेतन अवस्था का अवलोकन करने लगी। अभी भी ठीक हो रहे हैं, है ना? उसने धीरे से कहा। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि परमाणुओं को भी हिला सकती थी। वह समझ गया था कि गुस्ताव ने अपनी पूरी अलौकिक ऊर्जा वापस नहीं पाई है और इससे उसे राहत मिली। नहीं, एंड्रिक ने आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाया। ऐसा नहीं हो सकता। रिया ने खड़े होने की कोशिश की, तभी उसकी कनपटी से खून बहने लगा। सेर्सी हौंफ रही थी और उसकी छाती कांप रही थी। अपने शरीर के हर हिस्से की चेतावनी के बावजूद कि वह हिले नहीं, एंड्रिक ने गुस्ताव को खतरे में देखते ही आगे बढ़ने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाकर खुद को गुस्ताव की ओर धकेला, उसके पैरों के नीचे टेलीकाइनेटिक बल का विस्फोट हुआ। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। उसे नहीं पता था कि वह नॉक्टर्निस को रोक पाएगा या नहीं। लेकिन वह एक बात जानता था, उसे पहले गुस्ताव तक पहुंचना था। संपर्क सेवा की शर्तें, साइट मैप। नोक्टर्निस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। दिलचस्प। एंड्रिक एक झटके में उसके सामने प्रकट हुआ। दौड़ते हुए उसने खुद को बीच में ही टेलीपोर्ट कर लिया और उसके हाथों से इतनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति निकल रही थी कि उसके चारों ओर अंतरिक्ष मुड़ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां नोक्टर्निस की छाती की ओर बढ़ाईं, लेकिन नोक्टर्निस ने केवल एक उंगली उठाई। गुनगुनाहट। आवाज धीमी थी लेकिन उसका असर तेज था। एंड्रिक पीछे की ओर तेजी से गिरा, 3 तैरती हुई संरचनाओं को तोड़ता हुआ उन्हें चूर चूर कर दिया क्योंकि वह अनुष्ठानिक मैदान की पारदर्शी सतह पर जा गिरा और उस पर कई फीट तक फिसल गया। उसके मुंह से खून निकलने के साथ ही उसका टेलीकाइनेटिक क्षेत्र तुरंत टूट गया।
हेनरिक, रिया चिल्लाए और लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन नॉक्टर्नस ने उस लड़के की तरफ दोबारा नजर भी नहीं डाली। उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी उंगलियों पर छायादार पंजे बनने लगे और वह गुस्ताव की ओर बढ़ा। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। यदि अलौकिक शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है तो वह वही निर्णय लेगा जो उसने पिछली बार लिया था। परछाइयां भूखे सांपों की तरह उसके हाथ के चारों ओर लिपट गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और मुझे फिर से सील कर दो, रिया ने पूरी तीव्रता से आगे बढ़कर कहा, उससे दूर रहो। सेर्सी के पीछे पीछे धुंध उसकी त्वचा से हटकर भाले जैसे दर्जनों टुकड़ों में तब्दील हो गई। नोक्टर्नस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उसने बस सांस ली। सांस छोड़ना ही काफी था। अनुष्ठान स्थल फट गया और आकाश कपड़े की तरह फट गया। रिया और सेर्सी खून से लथपथ होठों के साथ हिंसक रूप से पीछे की ओर गिर पड़ी। फिर भी उन्होंने दोबारा उठने की कोशिश की। नहीं, रिया ने अपने रक्त का संचार करते हुए बुदबुदाया, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। हालांकि जैसे ही वह उठा, रिया ने अचानक खून की एक और उल्टी कर दी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि उसकी बाईं बांह पीछे की ओर मुड़ी हुई है। नोक्टर्नस की उस एक सांस ने ही लगभग उसकी जान ले ली थी। इस बिंदु पर उसे एहसास हुआ कि यह एक ऐसा दुश्मन था जैसा उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। सेर्सी कांप उठी, लगभग बेहोश सी थी, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी बर्फ उठाई। नोक्टर्नस, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे नहीं। लेकिन नोक्टर्नस पहले ही गुस्ताव के चारों ओर मौजूद रक्षात्मक प्रतीकों को भेद कर आगे बढ़ चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी तरह से फैल गई परछाई, अपने पंजों को गुस्ताव की छाती से कुछ इंच की दूरी पर रखते हुए, उस अलौकिक प्राणी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार। जैसे ही नोक्टर्नस ने अपने नुकीले पंजों वाले हाथ को गुस्ताव की छाती की ओर घुमाया, अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। उस टकराव की गूंज किसी तारे के विस्फोट की तरह सुनाई दी। KRRRAAAAAAAAHHMMM। एक भीषण आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई, जिसने अनुष्ठान स्थल को चीर-फाड़ दिया और पारदर्शी ग्रह की सतह के एक विशाल हिस्से को उड़ा दिया। इस तीव्र भूकंपीय तरंग ने न केवल वायुमंडल को चीर डाला, बल्कि अंतरिक्ष में ही स्थानीय स्तर पर छेद कर दिए। तैरती हुई चट्टानें चूर-चूर हो गईं। भूभाग के पर्वतीय हिस्से चकनाचूर होकर ब्रह्मांडीय धूल में तब्दील हो गए। हेनरिक को चीखने का भी समय नहीं मिला। उस बल ने उसकी सुरक्षा को भेदते हुए निर्मम गति से उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंक दिया। आह! वह अनुष्ठान मंच के टूटे हुए टुकड़ों के बीच से घूमता हुआ नीचे की ओर लुढ़क रहा था, मलबा उसकी त्वचा को चीर रहा था और वह चट्टान के किनारे की ओर गिर रहा था। लेकिन किसी चीज ने उसे छू लिया। वे दो शव थे। रिया और सेर्सी भी पहले लगे झटकों के कारण बेहोश होकर असहाय रूप से हवा में लुढ़क रही थी। हेनरिक की सहज प्रवृत्ति हावी हो गई। चक्कर आते हुए भी, खून बहते हुए भी, फेफड़ों से ऑक्सीजन खत्म होते हुए भी, उसने अपनी अमूमन शक्ति का प्रयोग करते हुए बाहर की ओर हाथ बढ़ाया। फबूम! एक मानसिक सुरक्षा कवच ने उन तीनों को घेर लिया, जिससे उनका गिरना स्थिर हो गया और खुले आकाश में फेंके जाने से ठीक पहले उनकी गति रुक गई। हेनरिक ने बेताब होकर हौंफते हुए टूटी-फूटी सांसें ली। क्या हुआ? रिया ने होश में आने पर उसकी पसलियों को पकड़ते हुए करवट बदली। मुझे नहीं पता, दर्द से कराहते हुए उसने फुसफुसाया। सेर्सी के हाथ कांप रहे थे जब उसने सीधे बैठने की कोशिश की। यह क्या था? हेनरिक ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके नीचे अनुष्ठान स्थल एक विनाशकारी खंडहर में बदल चुका था। सफेद कण विशालकाय स्तंभों के रूप में ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में उठ रहे थे। जमीन 10,000 जगहों से फटी हुई थी। भूभाग के पूरे हिस्से ढह गए थे, जिससे विशाल गड्ढे और पिघले हुए पठार बन गए थे। अनुष्ठान स्थल के आसपास का क्षेत्र अब मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित हो गया था। सब कुछ नष्ट हो गया, एक अछूते क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब कुछ। अनुष्ठान का केंद्र, वह सटीक स्थान जहां गुस्ताव का बेहोश शरीर तैर रहा था, एक शत विक्षत बंजर भूमि में एक दिव्य नखलिस्तान की तरह अक्षुण्ण बना रहा। और उसके सामने एक मानवाकार आकृति खड़ी थी। जैसे जैसे घूमते हुए सफेद कण स्थिर होने लगे, आकृति और अधिक स्पष्ट होती गई। हेनरिक की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो फट जाएंगी। बिल्कुल नहीं। जिस हाथ ने नोक्टर्नस के घातक हमले को रोका था, वह एक अन्य गुस्ताव से जुड़ा हुआ था। एक प्रतिलिपि, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं, क्योंकि यह गुस्ताव शुरू में मांस का बना हुआ नहीं था। वह किनारों पर संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के टुकड़ों की तरह झिलमिला रहा था, कुछ हिस्सों में पारदर्शी और कुछ में ठोस।
चमकते पदार्थ के रेशे उसके अंगों के चारों ओर लिपट रहे थे, खुद को ठीक कर रहे थे और उसके शरीर को मांस और हड्डी में बदल रहे थे। उसके बाल, जिनके सिरे हल्के नीले सफेद रंग के थे, बची हुई शॉकवेव के कारण हल्के से लहरा रहे थे। उनकी आंखें सफेद और चमकदार थीं, जिनसे अभूतपूर्व शक्ति और ब्रह्मांडीय अधिकार का संचार हो रहा था। यह संयोगवश गुस्ताव के मूल रूप का एक क्लोन था, जो अभी भी परीक्षण के दौर से गुजर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुस्ताव अपने आसपास घट रही हर चीज के प्रति सचेत था, भले ही वह इस समय बेहोश था, इसलिए उसने अपने असली शरीर की रक्षा के लिए अंतिम क्षण में ये रूप धारण किया था। और संयोगवश इस रूप में वह अलौकिक शक्ति समाहित थी जो उसने अनुष्ठान शुरू होने के बाद से अब तक अर्जित की थी। नोक्टर्नस कुछ मीटर दूर हवा में मंडरा रहा था और सदमे और गुस्से के मिले जुले भाव से उस प्रक्षेपण को घूर रहा था। ये कैसी चाल है? छायाओं के देवता ने गुर्राते हुए कहा। नए रूप में प्रकट हुए गुस्ताव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाया। हेलो नोक्टर्नस। उसका लहजा ठंडा, भावहीन और चुनौती भरा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। हो सकता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी अलौकिक शक्ति पुनः प्राप्त न की हो। उसकी आंखें और भी चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन 50% भी आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। नोक्टर्नस गुर्राया, जिससे उसके चारों ओर की परछाइयां मुड़ने लगी। तुम घमंडी हो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही गुस्ताव हिला, बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी मुट्ठी अचानक गायब हो गई और फिर नोक्टर्नस के पेट के पास कुछ इंच की दूरी पर फिर से प्रकट हुई। नोक्टर्नस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उतनी तेजी से काम नहीं कर पाया। CRRRRRRRAA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  को अकल्पनीय गति से पीछे की ओर धकेल दिया गया। उनका शरीर बादलों, वायुमंडलीय परतों, तूफानों को चीरता हुआ आधे सेकंड में अंतरिक्ष में पहुंच गया और अपने पीछे निर्वात दाब का एक हिंसक रूप से फटा हुआ गलियारा छोड़ गया। उस आघात तरंग ने समताप मंडल को एक मुड़ते हुए कांच के गुंबद की तरह वक्रित कर दिया। एनरिक का बुलबुला बुरी तरह से हिल रहा था, जबकि रिया ने उसका सिर पकड़ रखा था। ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया से कान बजने लगे और सेरसी हौंफने लगी। हे भगवान, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने नोक्टर्नस को हवा में उड़ा दिया। एनरिक ने निगल लिया। वह तो पूरी ताकत भी नहीं थी। नीचे क्लोन किए गए गुस्ताव ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से भौतिक रूप में स्थिर हो गया था। वह बेहोश पड़े गुस्ताव की ओर मुड़ा, जो अभी भी अनुष्ठानिक प्रकाश में डूबा हुआ था। उसने दोनों भुजाएं उठाई और उंगलियां फैलाईं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर के चारों ओर एक पुनर्तः गोलाकार अवरोध बन गया, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कई परतों से बना था। प्रत्येक परत अलग अलग दिशा में घूमती थी, जिससे एक ऐसा जाइरोस्कोपिक कवच बनता था जो इस ब्रह्मांड में हजारों वर्षों में देखी गई किसी भी चीज से अधिक मजबूत था। इसमें ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। इसकी सतह पर समय से भी पुराने प्रतीक दिखाई दिए। यह अवरोध गुस्ताव की आत्मा से जुड़ा हुआ था, जो उसे हर तरह के नुकसान से बचाता था। क्लोन ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी गति से ठीक हो जाओ। मैं उसे रोके रखूंगा। फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसकी मांसपेशियां तन गईं। जैसे ही उसने अपने घुटने मोड़े, उसकी आभा चारों ओर फैल गई और उछल पड़ा। उस छलांग ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ दिया। पलक झपकते ही वह ग्रह के वायुमंडलीय क्षेत्र से बाहर निकल गया और पहले से ही नोक्टर्नस के प्रक्षेप पथ के करीब पहुंच रहा था। नोक्टर्नस ने शून्य के बीच अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया था और ब्रह्मांडीय संरचना के सहारे खुद को स्थिर करके अपनी पीछे की ओर की उड़ान को रोक दिया था। छायाओं के देवता ने गुर्राते हुए अपना चेहरा विकृत कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अलौकिक प्राणी? अपूर्ण हो या न हो, तुम। गुस्ताव का क्लोन बिना किसी चेतावनी के उसके सामने प्रकट हो गया। चुप रहें। उसने एक और मुक्का मारा। इस बार नोक्टर्नस ने दोनों हाथों से अवरोध उत्पन्न किया। इस टक्कर से दूसरी ऐसी आघात तरंग उत्पन्न हुई जो पहली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। काथोम। लाखों किलोमीटर दूर स्थित आकाशगंगाओं ने भी इस हलचल को महसूस किया। ज्वारीय ऊर्जाओं ने पास के क्षुद्र ग्रहों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दो दूर स्थित तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोक चुका हो। नोक्टर्नस एक बार फिर पीछे की ओर फिसल गया, लेकिन इस बार वह हवा में ही संभल गया और अपने छायादार पंजों को निर्वात में गाड़कर खुद को रोक लिया, जिससे अंधेरा एक आधार बन गया। उसने अपने दांत दिखाए। तो आप अपने सुप्त शरीर की रक्षा के लिए एक प्रक्षेपण प्रकट करते हैं। चालाक। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन आप उस रूप को हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकते। गुस्ताव ने अपनी कलाई घुमाई।
तुम इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे कि इससे कोई फर्क पड़े। नोक्टर्नस की छाया बाहर की ओर फैल गई, जिससे हजारों लताएं बन गईं जो गुस्ताव की ओर झपटी। प्रत्येक लता में इतनी शक्ति थी कि वह चंद्रमाओं को भी चूर चूर कर सकती थी। गुस्ताव ने अपनी उंगलियां झटक दी और लताएं धागों की तरह टूट गईं। नोक्टर्नस तेजी से आगे बढ़ा और गुस्ताव ने जवाबी हमला किया। उनकी मुट्ठियां टकराईं, उनकी आभाएं टकराईं, उनकी इच्छाशक्ति टकराई। प्रत्येक टकराव ने अंतरिक्ष को विखंडित कर दिया। प्रत्येक आदान प्रदान से ऊर्जा के निहारिका जैसे उभार उत्पन्न हुए। दूर स्थित अनुष्ठान स्थल से एंड्रिक विस्मय और भय के साथ देख रहा था। यह कोई लड़ाई नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह ऐसा है जैसे स्वयं ब्रह्मांड ही खुद को थामे रखने की कोशिश कर रहा हो। रिया का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। नोक्टर्नस ने कहा कि वह 1,00,000 साल से भी अधिक समय से फंसा हुआ था। सेर्सी ने बबल के अंदर अपने घुटनों को गले लगा लिया। और गुस्ताव, ये तो सिर्फ 50% है। ये तो उसकी पूरी शक्ति भी नहीं है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। भय से भरी खामोशी। अगर वे दोनों पूरी ताकत से हमला करें, एंड्रिक ने धीरे से कहा, तो अंतरिक्ष का यह पूरा क्षेत्र ढह सकता है। आसमान में काफी ऊपर नोक्टर्नस ने अपनी बाहें चौड़ी कर ली। उसकी छाया फैलती गई और ब्रह्मांड के कई हिस्सों को काले पर्दे की तरह ढक लिया। तारे पल भर में मंद पड़ गए। चंद्रमा फट गए। निर्वात धुंधला हो गया। तुम्हें लगता है कि 50% काफी होगा? तुम मुझे कम आंक रहे हो। उसने दोनों हथेलियां आगे की ओर बढ़ा दी। अंतरिक्ष में छाया की एक विशाल लहर दौड़ पड़ी, जो इतनी बड़ी थी कि कई सौर मंडलों को चीर सकती थी। गुस्ताव के अनुमान के अनुसार उसने एक हाथ उठाया। बस एक ठो शैडो जेनेसिस स्फीयर। नोक्टर्नस दहाड़ा। गुस्ताव ने शांत भाव से उत्तर दिया। रद्द करना। ज्वार की लहर ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। नोक्टर्नस जम गया। क्या? गुस्ताव ने अपना सिर झुकाया। वास्तविकता पर मेरा अधिकार अंधकार के आपके हेरफेर से कहीं अधिक है। वह अनुमान से भी तेज गति से चला। धमाका। नोक्टर्नस की पसलियों पर एक मुक्का। धमाका। एक पल के लिए उसके चेहरे पर। धमाका। उसके पेट पर एक ऐसी लात मारी गई जिससे शून्य में एक गड्ढा बन गया। नोक्टर्नस लड़खड़ा गया और काले रंग का खून खांसने लगा। अरे बदमाश बच्चे, तुम अभी से इतने ताकतवर कैसे हो गए? गुस्ताव के क्लोन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। छायाओं के देवता ने क्रोध में दहाड़ लगाई। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपनी ताकत से नहीं तोड़ सकता। उसका शरीर घुल गया और आसपास के अंधेरे में विलीन हो गया। मैं तुम्हारे अस्तित्व के स्रोत को ही भस्म कर दूंगा। वह पूरी तरह गायब हो गया। ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छा गया। रिया चीख पड़ी। एंड्रिक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सेर्सी कांप उठी। वह कहाँ गया? रिया चिल्लाई। एंड्रिक को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह अंधकार में विलीन हो गया है। उनकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। गुस्ताव के क्लोन ने बिना किसी भावना के, बिना किसी घबराहट के एक बार पलकें झपकाई। उसे ठीक ठीक पता था कि नोक्टर्नस कहाँ जा रहा है। और वह तुरंत हरकत में आ गया। ब्रह्मांडीय तीव्रता के एक ध्वनि विस्फोट ने शून्य को चकनाचूर कर दिया, जब वह ग्रह की ओर, अपने अचेतन वास्तविक शरीर की ओर, अनुष्ठानों से सराबोर अभयारण्य की ओर तेजी से वापस भागा। वह बिना गति धीमी किए ब्रह्मांडीय मलबे की कई परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। बाह्य अंतरिक्ष थरथरा उठा, मानो कोई जीवित प्राणी यह महसूस कर रहा हो कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली कोई उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। भय की लहरें हर परमाणु में फैल गईं जब गुस्ताव अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अंतरिक्ष का अंधकार अब नोक्टर्नस को छुपा नहीं सका। वे उससे अलग हो गए, जिससे उसकी स्थिति उजागर हो गई। उसके आगे ढहते हुए अंतरिक्ष वलयों से होकर अंधकार और मृत्यु का देवता विचरण कर रहा था। एक ऐसा देवता जिसका नाम अन्य देवता भी दबे स्वर में लेते थे। एक ऐसा प्राणी जो कभी ढहते हुए सूर्यों को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। एक ऐसा प्राणी जो अंधकार में आयामों पर शासन करता था। अभी तक अब वह दौड़ रहा था। उसके पीछे काले रंग का उसका लबादा बेतहाशा लहरा रहा था, मानो ब्रह्मांड में अंधेरा फैला रहा हो, क्योंकि वह अपनी बांह को फिर से जोड़ने की बेताब कोशिश कर रहा था। वही बांह जिसे गुस्ताव ने कुछ क्षण पहले एक ही मुक्के से चकनाचूर कर दिया था। लेकिन गुस्ताव पहले ही उस पर टूट पड़ा था। नोक्टर्नस नकारात्मक तारों की तरह धधकती आंखों के साथ चारों ओर घूमा। अंधेरा इतनी तीव्रता से संघनित हुआ कि वह चमक उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्ताव उनके बीच की दूरी तय किए बिना ही उसके सामने प्रकट हो गया। एक पल पहले वह कई किलोमीटर दूर था। अगले ही पल वह नोक्टर्नस के ठीक सामने था और उसकी मुट्ठी पहले ही चल चुकी थी। हमला सफल रहा। इसके बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जिसकी गूंज अंतरिक्ष समय में सुनाई दी और उसे तहस नहस कर दिया।
उनके चारों ओर फैले प्रकाश वर्ष के पूरे क्षेत्र हिंसक रूप से विकृत हो गए, मानो पिघले हुए गाढ़े कांच की तरह मुड़ गए हो। नोक्टर्नस को इतनी तेज गति से पीछे धकेला गया जिसकी गणना करना असंभव था। उसका शरीर एक गतिमान चंद्रमा की सतह को चीरता हुआ दूसरी तरफ ब्रह्मांडीय मलबे के गुबार के साथ बाहर निकल गया। उसके पीछे चंद्रमा चकनाचूर हो गया और चमकती धूल के एक छल्ले में तब्दील हो गया। टुकड़ों के पूरी तरह बिखरने से पहले ही गुस्ताव बिना हिले डुले फिर से प्रकट हो गया। पर्याप्त। पहली बार नोक्टर्नस ने दौड़ना बंद कर दिया। उसके चारों ओर का अंधकार फूट पड़ा और शून्य को घोर काले सागर में बदल दिया। उसके पीछे 12 छाया सूर्य उदय हुए, प्रत्येक ठंडी आग से जल रहा था और ऐसी प्रति प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो आसपास के तारों के प्रकाश को पूरी तरह से निगल रहा था। अंतरिक्ष का तापमान पल भर में परम शून्य तक गिर गया। यहां तक कि ब्रह्मांडीय विकिरण भी गायब हो गया। नोक्टर्नस से मृत्यु की एक लहर निकली, एक ऐसी आभा जो अगर गुस्ताव उसे रोकने के लिए वहां न होता तो पूरी आकाशगंगाओं के अस्तित्व को ही समाप्त कर देती। तुम्हें लगता है कि परछाइयां मुझे डराती हैं? गुस्ताव ने बेहद शांत स्वर में पूछा। अनुष्ठान स्थल के पास दूर स्थित उसके अचेतन मन के चारों ओर बनी उसकी सुरक्षा की दीवार जरा सी भी नहीं हिली। नोक्टर्नस ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। शून्य परिगलन। उसकी हथेलियों से विनाश की एक शुद्ध और निर्मल किरण निकली, जिसने अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल लिया। यह ऊर्जा हमला नहीं था। यह तो विनाश भी नहीं था। यह अस्तित्वहीनता थी, वह नियम जिसका आदेश नोक्टर्नस ने दिया था। जो होना ही नहीं चाहिए था उसे मिटा देना। किरण ने गुस्ताव को अपनी चपेट में ले लिया। टेलीकाइनेटिक गोले के भीतर सुरक्षित दूरी से देख रहे सेर्सी, रिया और एंड्रिक चौंक गए। रिया ने धीमी, कर्कश आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसे चोट लगी? एंड्रिक के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता। पहली बार एंड्रिक इस लड़ाई का परिणाम नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही मृत्यु किरण हटी, गुस्ताव अंतरिक्ष में वहीं खड़ा था, पूरी तरह से अप्रभावित। उनके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उसने अपना हाथ उठाया और सफेद रोशनी की एक छोटी, चमकती हुई गोली को झटका दिया। वह छोटी सी गेंद एक विपरीत विलक्षणता में विस्फोटित हो गई, जिससे नोक्टर्नस का हमला पीछे की ओर खींच गया। उसने अंधेरे को अपने भीतर समाहित कर लिया और उसे रेत के एक दाने के आकार के बिंदु में संकुचित कर दिया, और फिर पूरी तरह से बुझ गई। नोक्टर्नस लड़खड़ा गया। ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए। यह आसान है, गुस्ताव ने जवाब दिया। मैंने इसके एट्रीब्यूट को दोबारा लिखा है। नोक्टर्नस दहाड़ा और खुद को पूर्ण छाया में समेट लिया, जिससे उसका भौतिक रूप पूरी तरह नष्ट हो गया। उस अवस्था में उसे छुआ नहीं जा सकता था। कोई भी शक्ति उससे संपर्क नहीं कर सकती थी। वह गुस्ताव पर अंतहीन लताओं, पंजों, ब्लेडों और छाया तूफानों के आक्रमण के रूप में टूट पड़ा, जिनमें से प्रत्येक न्यूट्रॉन सितारों को मक्खन की तरह काटने में सक्षम था। गुस्ताव ने अपना हाथ उठाया। वास्तविकता थमसी गई। खुद नोक्टर्नस नहीं, बल्कि बाकी सब कुछ। टूटे हुए चंद्रमा के टुकड़े, ब्रह्मांडीय धूल के बादल, उनके अंतिम टकराव से उत्पन्न सदमे की लहरें, यहां तक कि स्थानीय स्पेस टाइम का प्रवाह भी। केवल देवता ही जमे नहीं थे। ये कैसी चालबाजी है? गुस्ताव ने उंगलियां चटकाकर जवाब दिया। पदार्थ का सुधार। उनके चारों ओर बिखरी हुई ऊर्जा ने पल भर में अपना रूप बदल लिया और हजारों किलोमीटर ऊंचे विशाल क्रिस्टल स्तंभों का निर्माण किया, जो जीवित भाले की तरह नोक्टर्नस की ओर बढ़े। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष से इतनी चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी जो टूटते तारे की रोशनी से 1000 गुना अधिक चमकदार थी। नोक्टर्नस ने अपने भौतिक रूप को पुनः प्रकट करके और मृत्यु ऊर्जा की एक लहर छोड़कर जवाबी कार्रवाई की, जिससे खंभे चूर चूर हो गए। लेकिन गुस्ताव अब वहां नहीं था। नोक्टर्नस के पीछे, उसके ऊपर, उसके अलावा, उसकी कमियों के दायरे में, अलौकिक प्राणी एक ही समय में 8 स्थानों पर प्रकट हुए। ये न तो भ्रम थे और न ही प्रतिकृतियां। गुस्ताव ने अस्तित्व की परतों को कागज की तरह मोड़ दिया। उन 8 ने मिलकर एक एक मुक्का मारा और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। नोक्टर्नस पारसेक की दूरी तय करते हुए क्षुद्र ग्रहों के बेल्टों को तोड़ता हुआ एक बौने तारे से टकराया, जिसके विस्फोट ने अंधेरे को भयानक प्रकाश से रंग दिया। लेकिन गुस्ताव तुरंत उसके पास पहुंच गया और अंतरिक्ष में इधर उधर भटकते हुए उसके बगल में उड़ने लगा। उसने नोक्टर्नस का चेहरा पकड़ा और उसे नीचे पटक दिया। वह देवता एक निर्जीव ग्रह की सतह से टकरा गया। पूरी दुनिया बिखर गई। नोक्टर्नस जलते हुए मलबे से बाहर निकला। उसने अपनी दोनों भुजाएं खोली और उसके पीछे का स्थान कांच के टूटने की तरह फट गया, जिससे शाश्वत रात्रि का क्षेत्र, उसका आयाम, प्रकट हुआ। अरबों छाया आत्माओं ने भीतर से चीखें मारी। शुद्ध अंधकार से बने विशालकाय, अलौकिक जीव बाहर की ओर उमड़ पड़े। उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक ईश्वर स्तरीय प्राणी था। अलौकिक। नोक्टर्नस दहाड़ा।
मैं समस्त प्रकाश का अंत हूँ। छाया सेना उस पर टूट पड़ी। गुस्ताव ने धीरे से आह भरी। कष्टप्रद। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पदार्थ पुनर्निर्माण विस्फोट। एक पल में ही उल्टी ऊर्जा का एक गुंबद फैल गया, किसी चीज को छुए बिना। लेकिन सब कुछ मिटाते हुए। परछाइयां पल भर में गायब हो गईं। वे भयानक राक्षस नष्ट हो गए। यहां तक कि नोक्टर्नस के क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी तेजी से सिकुड़ गया और अंत में एक शून्य बिंदु में समाहित हो गया। नोक्टर्नस हौंफने लगा। तुमने मेरे आयाम का द्वार नष्ट कर दिया। मैंने इसकी अंधेरापन वाली विशेषता हटा दी है, गुस्ताव ने जवाब दिया। आप इसे बाद में फिर से बना सकते हैं। फिर उसने नोक्टर्नस को इतनी जोर से लात मारी कि उसका शरीर विकृत होकर छाया की पट्टियों में बदल गया। नोक्टर्नस से लड़ते हुए गुस्ताव अंधेरे आयाम को सील नहीं कर सकता था, इसलिए फिलहाल वह यही सबसे अच्छा कर सकता था। वह फिर से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां छोटी छोटी ब्लैक होल में बदल गईं जो तेजी से घूमने लगी। ये ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त विनाशकारी नहीं है, लेकिन देवताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आसानी से पर्याप्त शक्तिशाली है। जैसे जैसे वह नोक्टर्नस पर मुके बरसाता गया, उसकी दैवीय शक्ति का कुछ हिस्सा उससे छिन्न भिन्न होकर घूमती हुई विलक्षणताओं द्वारा भस्म हो जाता था। नोक्टर्नस चीख पड़ी और अचानक घबराकर पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निचोड़ने की? मैं तुम्हारी परछाइयों को सोख रहा हूं, गुस्ताव ने लापरवाही से सुधार करते हुए कहा। तुम जिंदा रहोगे या नहीं? नोक्टर्नस ने डार्कस्पेस फ्रीज नामक क्षमता का उपयोग करते हुए हमला किया, जो 10 प्रकाश वर्ष के दायरे में किसी भी चीज की गति को रोक देती है। लेकिन गुस्ताव ने अपनी रफ्तार धीमी तक नहीं की। वह ठंड से ऐसे बाहर निकला जैसे कोहरे में चल रहा हो। नोक्टर्नस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गुस्ताव ने अपना हाथ उठा लिया। इस एक इशारे ने पूरे वातावरण को बदल दिया। अंतरिक्ष उल्टा ऊपर नीचे हो गया। आगे बढ़ना अंतर्मुखी हो गया। निर्वात सघन पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आसपास के तारे अपनी स्थिति को ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई उबा हुआ देवता शतरंज के मोहरों को इधर उधर कर रहा हो। नोक्टर्नस ने तेजी से पलकें झपकाईं। मेरे आसपास की वास्तविकता को विकृत करना बंद करो। मुझे इसका सौंदर्यबोध पसंद है, गुस्ताव ने जवाब दिया। नोक्टर्नस ने अपनी शक्ति को भीतर की ओर खींच लिया और उसे पूरी तरह से शुद्ध मृत्यु के एक ही गोले में संकुचित कर दिया। अंधकार का एक घूमता हुआ गोला, जो ठंड की अवधारणा से भी कहीं अधिक ठंडा था, अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता के साथ धड़क रहा था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अलौकिक। चीखते हुए उसने उसे फेंक दिया। पर्दा फैलता गया, मानो कागज फाड़ रहा हो, अस्तित्व की परतों को चीरता हुआ। अंतरिक्ष समय के पूरे हिस्से उसमें समाहित हो गए। हेनरिक हौंफने लगा जबकि रिया के घुटने लड़खड़ा गए। सेर्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा हमला जो इतनी दूरी पर भी हमें अस्तित्व से मिटा सकता है। लेकिन गुस्ताव ने बस एक उंगली उठाई। उसने आती हुई लहर को छुआ और यह उलट गया। संपूर्ण एंट्रोपी आवरण पीछे की ओर ढह गया, जिससे विनाश अपने आप में समाहित हो गया और अंततः गायब हो गया। नहीं, नोक्टर्नस ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, नहीं, नहीं। गुस्ताव उसके सामने प्रकट हुआ। चिंता मत करो। जैसा मैंने कहा, मैंने इसका एट्रीब्यूट बदल दिया है। अब ये चीजों को मिटाने के बजाय उन्हें वापस लौटाता है।